हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो चैप्टर चलने वाला है ना, और कर वापिस करो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो चैप्टर चलने वाला है वो है तीन फेज इंडक्शन मोटर। ध्यान रखना, तीन फेज इंडक्शन मोटर से है ना, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप एक बात का विशेष ध्यान दें कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप टेक्निकल पढ़ रहे हो, और टेक्निकल थ्योरी के अंदर यदि मशीन पढ़ रहे हो ना, तो मशीन के अंदर बेस कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर तुम रटोगे तो फिर बेस कंसेप्ट क्लियर नहीं, और बेस कंसेप्ट क्लियर नहीं तो फिर आपको भी पता है कि बेटा एग्जाम क्रैक नहीं हो सकती। आपको पता है कि मशीन मशीन एक बहुत अच्छे चैप्टर होते हैं। मशीन को अगर डीपली पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से पढ़ना और पूरी क्लास को लेकर जाना, और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को जरूर बताना, और बताना मुझे भी कमेंट करके कि आपको पढ़ने में कितना मजा आया। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। आज जो मोटर चलने वाली है ना, उस मोटर का नाम है तीन फेज इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर है ये? तीन फेज इंडक्शन मोटर। यानी कि तीन फेज इंडक्शन मोटर होती क्या है? इसको इंडक्शन मोटर क्यों कहते हैं? इसको तीन फेज क्यों कहा जाता है? ये कितने प्रकार की होती है? एक एक पॉइंट सेम टू सेम आपकी एग्जाम में आएगा। देखना आप लोग बेटा, लेकिन पूरी क्लास को लेकर जाइएगा। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखो, पहले चलाने से पहले मैं इसका आप एक बार बेस कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। एक बार पहले देखो, चलाने से पहले क्या होता है, अगर क्लास स्टार्ट करेंगे ना तो क्लास कब समझ में आएगी? यदि आप बेस कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप बेस को कंसेप्ट क्लियर कर दोगे, समझ में आ जाएगा ना, तो आपके बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बिना समय लगाए चलते हैं। देखो बेटा, मोटर है ना, फेजों की संख्या के आधार पर मोटर दो प्रकार की होती है। एक तो सिंगल फेज होती है और एक तीन फेज होती है। सिंगल फेज मोटर मैंने आपको कल पढ़ाई थी, वो कंसेप्ट क्लियर कर दिया था मैंने। सिंगल फेज मोटर आपको कंप्लीट कर दी। अब जो क्लास है वो तीन फेज की है। ठीक है, तो देखो पहले दोनों में अंतर देखेंगे, अंतर समझ में आएगा ना तो फिर बेस कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, सुनो। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार की मोटर में, देखो बेटा, ये तीन, ये जो मोटर है, ठीक है, राइट, इसके अंदर ये ये वाला, ये पूरी बॉडी होती है। क्या होती है? बॉडी। और बॉडी के अंदर जो पार्ट्स लगा होता है ना, बॉडी के साथ में, और उसके अंदर जो पार्ट्स लगा होता है ना, उसे बोलते हैं स्टेटर। क्या बोलोगे? स्टेटर। याद रखिए। तो देखो बेटा, बॉडी के साथ में जो अंदर पार्ट्स लगा होता है वो होता है स्टेटर। ये स्टेटर है। और स्टेटर में क्या होते हैं? खांचे होते हैं। स्टेटर में क्या होते हैं? खांचे होते हैं। इनमें जो बाइंडिंग की जाएगी ना बेटा, उसे स्टेटर बाइंडिंग बोलोगे। इन खांचों के अंदर जो बाइंडिंग की जाएगी उसे कौन सी बाइंडिंग बोलोगे? स्टेटर बाइंडिंग। देखो, ये स्टेटर होता है। क्या होता है? स्टेटर। और स्टेटर में जो बाइंडिंग स्थापित होती है ना, उसे बोलते हैं स्टेटर बाइंडिंग। कौन सी बोलते हैं? स्टेटर बाइंडिंग। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम होता है फील्ड बाइंडिंग। क्या होता है? फील्ड बाइंडिंग। देखो, इसका दूसरा नाम होता है फील्ड बाइंडिंग। इट इज राइट। समझ में आया? तो बताओ, तीन फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में कौन सी बाइंडिंग होती है? सर, स्टेटर बाइंडिंग। स्टेटर बाइंडिंग का दूसरा नाम क्या होता है? फील्ड बाइंडिंग। क्लियर हो गया? इसके बाद बताता हूं मैं आपको कि जो स्टेटर बाइंडिंग होती है ना, एक बात बताइए आप मेरे को कि मोटर कौन सी है? मोटर तीन फेज है। जब तीन फेज होगी तो बाइंडिंग तीन फेज करेंगे।
अगर सिंगल फेज होगी तो बाइंडिंग सिंगल फेज की होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं 3 फेज मोटर, तो बाइंडिंग कितने फेजों की होगी? 3 फेज बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पर जो बाइंडिंग होती है स्टेटर पर, वो 3 फेज की बाइंडिंग होती है। कौन सी होती है? 3 फेज की बाइंडिंग होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? अब याद रखो, फिर क्वेश्चन आता है कि बताओ 3 फेज जो बाइंडिंग होती है ना, वो कितने डिग्री कोण पर होती है? 3 पेज जो बाइंडिंग होती है ना, वो कितने डिग्री कोण पर होती है? वो होती है 120 डिग्री के कोण पर। तो एक बात बताएं आप लोग, यहाँ पर मैं देखता हूं जो बाइंडिंग की गई है वो 120 डिग्री के कोण पर है। कितने डिग्री कोण पर? 120 डिग्री के कोण पर बाइंडिंग की जाती है। तो देखिएगा इनके फेजों के मध्य में आर बाई बी। क्लियर हो गया? फेज क्रम कैसे होता है? आर बाई बी। तो आपको पता है बेटा, जैसे ही आप यहाँ सप्लाई दोगे फेजों को, तो इसमें घूमने वाला चुंबक बनेगा ऐसा। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग बेटा 120 डिग्री के कोण पर है। कितने डिग्री कोण पर है? 120। तो ऐसा चुंबक करंट और वोल्टेज के मध्य जो फेजांतर होगा ना, करंट और वोल्टेज के मध्य में जो फेजांतर होगा ना, वो कितने डिग्री का है? 120 का। और जब जब फेज डिफरेंस होता है तो आपको पता है कि घूमने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। ठीक है, इसका मतलब स्टेटर में जो आप बाइंडिंग कर रहे हो वो कौन से फेज की कर रहे हो? सर 3 फेज की बाइंडिंग। 3 फेज की बाइंडिंग कितने डिग्री कोण पर होती है? सर 120 डिग्री के कोण पर होती है। अब एक बात बताएं बेटा आप लोग, आपको पता है कि जो 3 फेज प्रेरण मोटर के 3 फेज प्रेरण मोटर के जो स्टेटर से आपने स्टेटर पर जो बाइंडिंग की है, आप लोगों ने स्टेटर पर जो बाइंडिंग की है ना 3 फेज की, ये 3 फेज की बाइंडिंग कितने डिग्री कोण पर है? 120 डिग्री के कोण पर। इसके फेज निकल गए तो ये बेटा मोटर के फेज हो गए। ये किसके हो गए? मोटर के फेज हो गए बेटा। अब देखो याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आता है कि बताओ 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर बाइंडिंग के फेजों की पहचान के लिए कौन से टर्मिनल होते हैं? 3 फेज प्रेरण मोटर के टर्मिनल की पहचान के लिए आप कौन से अक्षरों से इसको डोनेट करते हो बेटा? तो बेटा देखिएगा बेटा, ये होता है, देखो इसको बोलते हैं U1, इसको बोलते हैं B1 और इसको बोलते हैं W1। क्लियर? राजस्थान लाइनमैन 19 के पेपर में इंडक्शन मोटर के फेजों के टर्मिनल की पहचान क्या होती है? U1, V1, W1। इट इज राइट बेटा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये 3 फेज की, कौन से फेज की बेटा? 3 फेज की जो ये लाइन होती है, 1 मिनट बस बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट इज राइट बेटा, याद रखो, जो 3 फेज की लाइन होती है ना, सप्लाई लाइन होती है, उसको बोलते बेटा, देखो L1, L2, L3, ये 3 फेज की सप्लाई लाइन हो गई। आपको पता है कि 3 फेज की सप्लाई इंडक्शन मोटर को दे दोगे आप लोग? किसको दे देंगे बेटा? इंडक्शन मोटर को दे देंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक बात बताइए आप लोग बेटा, जैसे ही आप लोग इसको 3 पेज सप्लाई दोगे, कौन सी दोगे? 3 पेज सप्लाई दोगे तो दे दो आप लोग बेटा। देखिए मैं यहाँ अगर इसको बेटा, वैसे तो स्टार्टर लगा होता है लेकिन मैं केवल इसकी वर्किंग समझा रहा हूँ। ठीक है, ये इधर लग गया, ठीक है ना, और ये इधर लग गया, सॉरी, ये यहाँ लगेगा। इट इज राइट बेटा, समझ में आया? इसका मतलब बेटा आपने क्या किया, आपने इस स्टेटर बाइंडिंग को 3 पेज सप्लाई दे दी। अब आपको पता है बेटा, जो 3 पेज सप्लाई होती है ना, वो 3 पेज सप्लाई सामान्यतः 415 वोल्ट ज्यादातर होती है। तो 400 वोल्ट या 415 वोल्ट या 440 वोल्ट, ये बहुत ज्यादा हो जाती है 3 पेज सप्लाई। ठीक है, तो बताइए आप लोग इस मोटर को जो सप्लाई दे रहे हो आप लोग, वो दे रहे हैं हम लोग, यानी कि सॉरी 415 है ना, यानी कि 415 वोल्ट और एसी सप्लाई हो रही है।
कौन सी है? एसी सप्लाई, और 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, ये सप्लाई दे दी, ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोग बेटा, अब मुझे सुनना बेटा आराम से, एक एक चीज देखना। जब कब की बात चल रही है? जबकि जब स्टेटर वाइंडिंग को, जब 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को विद्युत सप्लाई प्रदान की जाती है, तो बाइंडिंग बताओ कितने डिग्री कोण पर है? 3 फेज की सर 120 डिग्री के कोण पर है। तो सच बताइए बेटा, स्टेटर वाइंडिंग में घूमने वाला चुंबक बनेगा कि नहीं बनेगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। क्यों बनता है? आपसे पूछ ले बताओ, 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में, 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्यों बनता है? इसका रीजन क्या है? रीजन ये है बेटा, क्योंकि इसमें जो बाइंडिंग होती है ना, वो 120 डिग्री के कोण पर होती है, इसलिए इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। इट इज राइट। अब एक बात बताइए आप लोग, ये देखो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। अच्छा, ये बन गया, कैसे करूं? इसको कर देता हूं। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया भाई, ये बन रही है, ये बन गया, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया बेटा, ये बन गया। आप एक बात बताइए, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया, घूम रहा है फ्लक्स, बोलो क्लियर है कि नहीं? स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग या स्टेटर वाइंडिंग? कितने डिग्री कोण पर? सर 120 डिग्री के कोण की पहचान क्या होती है? U1 V1 W1। और 3 फेज के लाइन, सप्लाई लाइन की पहचान क्या होती है? L1 L2 L3। राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में बेटा बताओ, 3 फेज सप्लाई लाइन के टर्मिनलों की पहचान क्या होती है? अगर लाइन आ जाए ना, लाइन, तो L1 L2 L3। और यदि मोटर के फेज आ जाए, कि मोटर के फेजों की पहचान क्या होती है, तो मोटर के फेजों की पहचान क्या होती है बेटा? वो होती है U1 V1 W1। आप एक बात बताएं, आपने स्टेटर वाइंडिंग को 3 पे सप्लाई दे दी, कितने डिग्री कोण पर है? 120 डिग्री कोण पर। कैसा फ्लक्स बनेगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। बेटा ये चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है, एक बात बताइए, चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है ना, इसका मतलब बेटा ये चुंबकीय फ्लक्स गति कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। जब स्टेटर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स जब घूमता है ना, इस गति को बोलते हैं सिंक्रोनस गति। हाँ, इस गति को क्या बोलोगे बेटा? सिंक्रोनस गति। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, ये फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स या स्टेटर वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है ना, इसके चुंबकीय फ्लक्स की गति को, बोलो क्लियर है कि नहीं? चुंबकीय फ्लक्स की गति को, इनकी, इनके चुंबकीय फ्लक्स की गति को, इनके चुंबकीय फ्लैक्स की गति को बताओ, कौन सी गति बोलोगे बेटा? हम बोलेंगे सिंक्रोनस गति। क्या बोलोगे बेटा? सिंक्रोनस स्पीड। और हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? तुल्यकालिक चाल। क्या बोलोगे? तुल्यकालिक चाल। क्लियर हो गया? समझ में आया? समझ में आया? तुल्यकालिक स्पीड क्लियर। किससे प्रदर्शित करोगे इसको? जो स्पीड आएगी ना बेटा, जो सिंक्रोनस स्पीड होती है, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं बताएं? उसको प्रदर्शित करते हैं बेटा एन एस से। एन यानी गति, और एस यानी सिंक्रोनस गति। एन एस बराबर होता है 120 इंटू एफ बटे पी। एफ यानी सप्लाई आवृत्ति, पी यानी ध्रुवों की संख्या। अब इधर देखो, सुनो भाई, सबसे पहले आपने स्टेटर बाइंडिंग को सप्लाई दी, स्टेटर बाइंडिंग में घूमने वाला चुंबक बना, इस चुंबकीय फ्लक्स की गति को सिंक्रोनस गति कहते हैं। तोड़ूंगा इसको, बहुत अच्छे लेवल से तोड़ूंगा, देखना तुम लोग, ठीक है? ये तो टेलर है, आप देखना इसमें क्या सिस्टम चलता है। एक बात बताइए बेटा, बीच में कौन घूमता है? बताओ आप लोग। सर बीच में तो रोटर घूमता है। कौन घूमता है? रोटर। तो देखिएगा बेटा, इसमें रोटर लगा दो, ठीक है? 1 मिनट,
बस ये रोटर आ गया। क्लियर हो गया कि आ गया बेटा, रोटर आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो गया? ये रोटर हो गया। क्या हो गया बेटा? ये रोटर हो गया। ये रोटर हो गया। रोटर को क्या बोलते हैं वैसे? रोटर को बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, घूर्णक जो घूमता है। रोटर को क्या बोलते हैं? घूर्णक जो घूमता है। ये रोटर हो गया। रोटर को क्या बोलोगे? घूर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घूर्णक। अब देखिए आप लोग बताइए मुझे। हाँ, बताएं। आप एक बात बताओ बेटा, जब तीन फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर बाइंडिंग को हम तीन फेज विद्युत सप्लाई देते हैं तो घूमने वाला चुंबकीय फ्लैक्स बनता है। अब देखो, आपको पता है कि स्टेटर में अंदर, इस मोटर के अंदर बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी। बहुत सारा चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी। बोलो क्लियर बेटा? तो एक बात बताएं, ये बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो गई। और ये चुंबकीय बल रेखाएं किससे टकरा ये चुंबकीय बल रेखाएं रोटर के चालकों से टकराती है। किससे टकराएगी? रोटर के चालकों से। बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा? तो बताओ, रोटर का चालक भी, ये भी चुंबक बन जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? सच बताना। जब स्टेटर बाइंडिंग की चुंबकीय बल रेखाएं रोटर चालक से टकराती है तो रोटर चालक भी चुंबक बन जाता है। क्लियर हो गया? एक बात बताइए आप लोग, आप जानते हो लेंज का नियम? लेंज का नियम क्या होता है? यानी कि जिसके कारण उत्पन्न होना और उसी का विरोध करना, लेंज का नियम कहलाता है। जिसके कारण उत्पन्न होना और उसी का विरोध करना, किसका नियम? लेंज का नियम कहलाता है। तो देखिएगा बेटा, आप लोग देखो समझना इसको, ठीक है। अब सुनना, अब यहां तक तो आपके समझ में आया। अब एक बात बताओ, रोटर पे चुंबक किसने बनाया? रोटर पर चुंबक किसने बनाया? सर स्टेटर बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लैक्स ने बनाया इसको चुंबक। अब स्टेटर बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स किस ओर चलता है? ये तो घड़ी की दिशा में चलेगा, ऐसे सीधा ही तो भगेगा बेटा ये चुंबकीय फ्लक्स यूं। तो ये तो यूं चल रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्स तो यूं चल रहा है स्टेटर बाइंडिंग का, और ये यूं आ गया, ये यूं चल रहा है स्टेटर बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स। अब रोटर का चुंबक कैसे बनेगा? सर रोटर का चुंबक तो इसका स्टेटर बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा बेटा। स्टेटर बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा, कौन का? रोटर का चुंबक। ये रोटर का चुंबक विरोध क्यों कर रहा है मुझे बताइए? सर रोटर इसलिए विरोध कर रहा है लेंज के नियम के कारण। लेंज के नियम क्या कहता है? जिसके कारण उत्पन्न होना बेटा और उसी का विरोध करना, उसे लेंज का नियम कहते हैं। तो बताओ बेटा, रोटर का चालक जो चुंबक बना था, वो किसने चुंबक बनाया? वो सर स्टेटर बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लैक्स ने इसको चुंबक बनाया। सही है बेटा? सच बताओ, रोटर को चुंबक किसने बनाया? सर स्टेटर बाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स गति कर रहा था ना, उसने इसको चुंबक बना दिया। अब स्टेटर बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स ने रोटर को चुंबक बना दिया। अब लेंज का नियम क्या कहता है? जिसके कारण उत्पन्न होना और उसी का विरोध करना, लेंज का नियम होता है। तो ये क्या काम करेगा? ये जो स्टेटर बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध कौन करेगा? रोटर का चालक का चुंबकीय फ्लक्स। तो क्या होता है? रोटर का चालक का चुंबकीय फ्लक्स लेंज के नियम अनुसार स्टेटर बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। जैसे दोनों के चुंबकीय फ्लक्स के मध्य में रिएक्शन क्रिया होती है, दोनों भयंकर तरीके से टकराते हैं ना ये दोनों, तो यहां पर एक घूमने वाला बल लगता है। यहां पर एक घूमने वाला क्या लगेगा बेटा? बल लगेगा। जैसे ही घूमने वाला बल लगेगा, ये रोटर है, यहां पर एक घूमने वाला बल लगेगा बेटा, उसे बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। इस टॉर्क के कारण ये मोटर घूमना प्रारंभ कर देती है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मोटर घूमना प्रारंभ कर देती है।
बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आप लोगों के वर्किंग समझ में आ गई ना, फिर आप देखना आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बात बताएं बेटा, वापस देखिएगा, वापस देख लो, छोटा सा पॉइंट बता दूं एक बार आपको। देखिए बेटा, वापस बना देता हूँ थोड़ा इसको, अच्छे लेवल से बना देता हूँ, ताकि आपके पूरा समझ में आएगा और साफ साफ बन जाएगा, पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, देखो मैं पहले बोल रहा हूं, ऐसा मत पढ़ो बेटा जो सब लोग पढ़ रहे हैं, इतने से तो क्या है, सब में ही आ गए। ये क्या है बेटा, ये स्टेटर बाइंडिंग, स्टेटर बाइंडिंग है ना बेटा। अब बताएं, अब आप लोग बेटा इसको साफ सुथरा बनाऊंगा मैं, है ना, बताएं। जब स्टेटर बाइंडिंग को, स्टेटर बाइंडिंग कितने डिग्री कोण पर है, 120 डिग्री के कोण पर है। कौन सी बाइंडिंग की जाती है, 3 पेज बाइंडिंग की जाती है। जब स्टेटर बाइंडिंग को 3 पेज सप्लाई प्रदान की जाती है, तो 3 पेज सप्लाई होने के कारण बेटा कैसा चुंबक फ्लेक्स बनेगा, सर घूमने वाला चुंबकीय फ्लेक्स बनेगा। तो सच बताओ, स्टेटर बाइंडिंग में ये घूमने वाला चुंबकीय फ्लेक्स बन गया बेटा, ये घूमने वाला बन गया, घड़ी की दिशा में चल रहा है बेटा। ये घड़ी ऐसी तो चलती है 12, 1 2 3 4, ये भी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, कौन किसका चल रहा है बेटा, ये सर स्टेटर बाइंडिंग का चल रहा है ये। अब सच बताओ, ये चुंबकीय बल रेखाएं किससे टकराएगी, सर रोटर से। तो रोटर में भी चुंबक बन जाएगा ना बेटा। जब रोटर में चुंबक बनेगा, तो तुम्हें पता है, एक बात बताइए, रोटर में भी चुंबक बन गया, और रोटर का चुंबक स्टेटर बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। कौन के नियम से, सर लेंज के नियम से विरोध करेगा। लेंज का नियम क्या कहते हैं, कि जिसके कारण उत्पन्न होना और उसी का विरोध करना। जैसे कि हम अपने माँ बाप के द्वारा उत्पन्न हुए और उनका ही विरोध करने लग जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। बहुत कुछ नसीब वाले हो, पिताजी का हाथ रहता है, समझ लो बेटा, पूरे जीवन सुख में जाता है। तो एक बात बताइए, जब रोटर का चुंबकीय फ्लक्स, देखो कितना बेकार आदमी है, रोटर का चुंबकीय फ्लक्स स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध। यहाँ पर दोनों के चुंबकीय फ्लक्स के मध्य रिएक्शन होगा, इसके कारण इस रोटर पर एक घूमने वाला बल लगेगा, उसे क्या बोलोगे बेटा, टॉर्क। क्या बोलोगे, टॉर्क। ये घूमने वाला बल है ना, जो टॉर्क लगता है ना, ये निम्न मान का होता है। कौन सा होगा, निम्न मान का टॉर्क होता है। आपसे पूछे बेटा, निम्न मान का टॉर्क क्यों हुआ, जबकि डीसी मोटर में टॉर्क हाई होता है, डीसी मोटर में टॉर्क हाई होता है, और जबकि एसी, ये 3 पेज इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क लो होता है, निम्न टॉर्क उत्पन्न होता है। रीजन क्या है, मैं रीजन बताता हूं बेटा, सुनो। आपको पता है कि डीसी मोटर, अंदर क्लास में देखना जो क्लास चल रही है ना, वहां पर, ठीक है। अब देखो सुनो बेटा, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो डीसी मोटर होती है ना, कौन सी होती है डीसी मोटर, मानो एक डायग्राम बना देता हूं मैं, सिंपली, ये डीसी मोटर होती है, ये सीरीज मोटर बनाई, कौन सी बनाई, सीरीज मोटर। सीरीज मोटर बनाई बेटा, तो आप लोगों ने यहां पर डीसी सप्लाई दी। अब डीसी सप्लाई तुम्हें पता है कहां पे जाएगी, फील्ड वाइंडिंग पर, और फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से कहां पे जाएगी, आर्मेचर पर। बोलो क्लियर है? तो बेटा इस प्रकार की मोटर में जो डीसी सप्लाई, वो दोनों को दी जाएगी, एक तो स्टेटर वाइंडिंग की फील्ड वाइंडिंग, एक तो फील्ड वाइंडिंग को, और एक आर्मेचर को, देखो दोनों को दी जा रही है। जब दोनों को सप्लाई दी जाएगी ना, तो दोनों में ही भयंकर चुंबक बनेगा। हाँ, जब दोनों में चुंबक बनेगा, स्टेटर वाइंडिंग का चुंबक और आर्मेचर का चुंबक, या आर्मेचर का चुंबक। अब देखो दोनों के चुंबक प्रबल है, दोनों का चुंबक ही मजबूत और बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहां पर जो खिंचाव बल लगेगा ना, जो घुमाव बल लगेगा, टॉर्क, उसका मान ज्यादा होगा। यहां आपने केवल बेटा स्टेटर को सप्लाई दी है, रोटर को सप्लाई नहीं दी आपने। रोटर में तो चुंबक बन रहा है स्टेटर बाइंडिंग का, इसलिए रोटर में चुंबक कम रहेगा। जब रोटर में चुंबक कम रहेगा, तो आपको पता है बेटा टॉर्क कम रहेगा, दोनों के चुंबकीय फ्लक्स में इतना खिंचाव नहीं आएगा। यहां दोनों में सप्लाई दे रहे हो, इसलिए डीसी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी हाई।
यहाँ केवल स्टेटर बाइंडिंग पे सप्लाई दे रहे हो, इसलिए यहाँ स्टेटर बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स रोटर से टकराएगा तो रोटर पे चुंबक बनेगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सुनो बेटा, इसका मतलब एक डाउट यहां से क्लियर हुआ। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिएगा आप लोग, ठीक है, मोटर चल गई। मोटर क्या हो गई बेटा? चल गई। एक बात बताइए, एक आपने सिंगल फेज मोटर देखी होगी। कौन सी? सिंगल फेज। सिंगल फेज क्या होती है? जिसमें एक ही फेज की बाइंडिंग होती है, एक ही फेज की बाइंडिंग होती है, उसे सिंगल फेज मोटर कहते हैं। एक ही फेज की बाइंडिंग होती है। जब फेज एक ही है, आपको पता है कि जब फेज एक ही होता है ना, फेज में ही तो करंट जाती है और फेज में ही वोल्टेज जाता है। फेज में ही करंट जाती है और फेज में ही वोल्टेज जाता है। यदि, अब एक बात बताओ, सिंगल फेज मोटर में एक ही फेज की बाइंडिंग है, तो इसी में तो वोल्टेज रहेगा, सॉरी इसी में तो करंट रहेगा और इसी में वोल्टेज। अब बताएं, अब दोनों की दिशा सेम है, करंट और वोल्टेज की, इनके मध्य में फेज डिफरेंस उत्पन्न नहीं हो रहा। कहां हो रहा है बताओ आप लोग बेटा? फेज डिफरेंस है नहीं, फेजों में अंतर है नहीं। इसके कारण सिंगल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स नहीं बनता। हाँ, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स सिंगल फेज मोटर में नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही फेज की बाइंडिंग है। एक ही फेज की बाइंडिंग होने के कारण करंट वोल्टेज की दिशा सेम होती है, और करंट और वोल्टेज की दिशा सेम होने के कारण सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग, सिंगल फेज मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनता है। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा, जैसे स्टेटर बाइंडिंग में घूमने वाला चुंबक बन रहा था, इसमें घूमने वाला चुंबक क्यों बन रहा है? क्योंकि इसमें बाइंडिंग तीन फेज की है, 120 डिग्री के कोण पर है, तो इसमें घूमने वाला चुंबक बनेगा। जबकि सिंगल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स नहीं बनता है। अतः स्पष्ट है। अब बताओ, जब इसमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स नहीं बनेगा बेटा, तो इस मोटर के अंदर जो रोटर है ना, ये रोटर है, इस रोटर पर बताओ जो घूमने वाला टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा? नहीं होगा, घूमने वाला बल उत्पन्न नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि सिंगल फेज मोटर अपने आप नहीं चली। अतः स्पष्ट है कि सिंगल फेज मोटर अस्वचालित होती है। क्यों बोलते हैं अस्वचालित? बताओ, आपसे पूछे, बताओ सिंगल फेज मोटर अस्वचालित क्यों होती है? सर इसके अंदर एक ही फेज की वाइंडिंग होती है, एक ही फेज की वाइंडिंग होने के कारण करंट और वोल्टेज की दिशा सेम होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनता है। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा तो इस पे टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा। एक ही दिशा का चुंबकीय फ्लक्स बनता है बेटा, उस चुंबकीय फ्लक्स को बोलते हैं पल्सेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। घूमने वाला नहीं बनता है, केवल ऐसा ही बनता है इसमें चुंबकीय फ्लक्स, ऐसा ये वाला, पहले तो यूं फिर यूं, बस ऐसा बनता है इसमें चुंबकीय फ्लक्स, केवल ये पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स ही बनता है। ये क्वेश्चन बेटा पेपर में आया था पावर ग्रिड के में, कि बताओ सिंगल फेज मोटर अस्वचालित क्यों होती है? क्योंकि इसकी स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग में पल्सेटिंग चुंबक बनता है, घूमने वाला नहीं बनता। घूमने वाला तो ऐसा होता है यहां से और ये पूरा जाएगा, ये पूरा की पूरा एक चक्कर बना दे, ये पल्सेटिंग ही बनता है, जिसके कारण केवल रोटर कंपनी करता है। यूं ही होगा। फिर लड़का कह रहा है सर इसको क्या करेंगे? तो बेटा हम क्या करेंगे, करंट एवं वोल्टेज का फेजांतर बनाने के लिए हम एक अलग से बाइंडिंग लगाते हैं बेटा, उसे बोलते हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग। अरे ये चीज मैंने आपको पढ़ा तो दी सिंगल फेज मोटर में, आपको पढ़ाई ना, इसको कितना तगड़ा तोड़ा है। आपको मैंने पढ़ाई थी ना सिंगल फेज मोटर बेटा, 2 दिन पहले तो कंप्लीट हुई है अपने यहाँ। अब एक बात बताइए, जैसे ही आपने एक बाइंडिंग लगाई, ये स्टार्टिंग बाइंड, इसका एक बाइंडिंग लगा दी, ये तो बेटा कौन सी बाइंडिंग होगी? रनिंग बाइंडिंग, जो अंतिम समय तक कार्य करेगी। इस बाइंडिंग को बोलते हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग। इसे स्टार्टिंग बाइंडिंग क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि ये सिंगल फेज मोटर को
स्टार्ट करने के लिए प्रयोग की जा रही है। यह सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग की जा रही है, इसलिए इसको स्टार्टिंग बाइंडिंग बोलते हैं। कैसे तारों की बनी होती है? पतले तार अधिक टर्न की। इसका प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध उच्च और प्रतिघात निम्न होता है। दोनों बाइंडिंग कितने डिग्री कोण पर हो गई? 90 डिग्री के कोण पर। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए सिंगल पेज मोटर के अंदर ये एक तो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग, ये रनिंग बाइंडिंग होती है, इसे मेन बाइंडिंग भी कहते हैं। इस रनिंग बाइंडिंग को कौन सी बाइंडिंग कहते हैं बेटा? मेन बाइंडिंग। क्यों इसको आप लोग मेन बाइंडिंग क्यों कहते हैं? सर ये जो बाइंडिंग होती है ना, ये मोटर की अंतिम अवस्था तक काम करती है, ये सर्किट से हटती नहीं है। जबकि स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है ना बेटा, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग जैसे ही मोटर 75% गति प्राप्त करती है तो ये बाइंडिंग सर्किट से अपकेंद्री स्विच के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा सर्किट से हट जाती है। इस बाइंडिंग को केवल मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए इस बाइंडिंग को स्टार्टिंग बाइंडिंग कहते हैं। कैसी तारों की बनी होती है? पतले तार अधिक टन की। जो तार पतला होता है ना, उसके प्रतिरोध का मान निम्न और प्रतिघात का मान उच्च होता है। इसका मतलब बेटा इसका जो रेजिस्टेंस होगा आर, ये तो होगा हाई, और इसका जो रिएक्टेंस होगा प्रतिघात, वो होगा लो। जो रनिंग बाइंडिंग होती है वो मोटे तार कम टर्न की, मोटा तार होता है, और जो तार मोटा होता है ना बेटा, उसके रेजिस्टेंस का मान निम्न और प्रतिघात का मान उच्च। अब बताओ, जैसी बाइंडिंग बेटा 90 डिग्री के कोण पर आ चुकी है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग कितने विद्युत कोण पर होती है? 90 डिग्री पर। और ये कितने पर होती है? 120 डिग्री के कोण पर होती है। इसमें घूमने वाला चुंबक बनेगा, इसमें घूमने वाला चुंबक नहीं बन रहा था। घूमने वाला चुंबक बनाने के लिए हम लोगों ने अलग से एक स्टार्टिंग बाइंडिंग लगाई, स्टार्टिंग बाइंडिंग पतले तार अधिक टन की लगाई। अब कई बार क्वेश्चन आता है बेटा सिंगल पेज मोटर में दोनों बाइंडिंग कहां पे लगी होती है? दोनों बाइंडिंग स्टेटर पे लगी होती है। स्टेटर पे तो लगेगी, घूमने वाले भाग पे थोड़ी लगाई है, घूमेगा तो रोटर। तो मैंने दोनों बाइंडिंग स्टेटर पे लगाई। बोलो क्लियर है कि नहीं? जनरली बेटा एक बात बताएं आप लोग मेरे को, देखो क्वेश्चन कब टूटेगा? क्वेश्चन जब टूटते हैं बेटा जब का आपका बेस क्लियर होगा ना, तो अपने आप क्वेश्चन टूट जाता है। क्वेश्चन कैसे बन गया? बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा? तो आपको पता है बेटा एक कौन सी बाइंडिंग होती है? ये स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है पतले तार अधिक टर्न की, ठीक है। और ये कौन सी बाइंडिंग? इसमें बीच में कौन घूमता है? सर रोटर घूमता है। और इसमें कौन सी बाइंडिंग? सर ये इसमें आपने ये मोटे तार कम टन की, ये रनिंग बाइंडिंग होती है। कितना अच्छा पढ़ाया बेटा, बताएं आप लोग। इसके बाद क्या होता है? ये स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज क्रम में एक अपकेंद्री स्विच होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। बोलो क्लियर? समझ में? स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज क्रम में कौन होता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब देखो बेटा दोनों बाइंडिंग 90 डिग्री के कोण पर होती है। जैसे ही 90 डिग्री के कोण पर हुई तो आपको पता है बेटा वोल्टेज एवं करंट दोनों के मध्य में फेजांतर उत्पन्न हो जाता है। जब वोल्टेज एवं करंट दोनों के मध्य में फेज डिफरेंस पैदा होगा तो बताओ घूमने वाला चुंबक बनेगा कि नहीं बनेगा? बाद में फिर स्टार्ट होगी मोटर। जबकि इस प्रकार की मोटर में हमने ऐसा कुछ नहीं लगाया थ्री पेज मोटर में, इसलिए हम कहते हैं बेटा तीन पेज इंडक्शन मोटर एक स्वचालित होती है, सेल्फ स्टार्ट, टॉर्क निम्न होता है। जबकि ये मोटर अस्वचालित होती है। इसको स्वचालित बनाने के लिए, अपने आप चलाने के लिए आपने स्टार्टिंग बाइंडिंग लगाई। और जो कैपेसिटर मोटर होती है ना, कैपेसिटर मोटर होती है तीन प्रकार की, इस परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। ये जो मोटरें होती है ना, इनमें करंट एवं वोल्टेज का फेजांतर, फेज डिफरेंस पैदा करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा कैपेसिटर मोटरों में कैपेसिटर का क्या काम होता है? ये भी तुम्हें बेटा ऑप्शन से करना है।
पहला काम क्या है, पहली हमारी प्रॉब्लम ये थी कि सिंगल फेज बाइंडिंग होने के कारण करंट एवं वोल्टेज की दिशा सेम रहती है, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स नहीं बनता है। तो करंट एवं वोल्टेज के मध्य फेजांतर उत्पन्न करने के लिए, फेज डिफरेंस पैदा करने के लिए कैपेसिटर मोटरों में कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा? कैपेसिटर, ये लगा होता है। ये करंट वोल्टेज के मध्य फेजांतर उत्पन्न करता है, जिससे घूमने वाला चुंबक बनता है। घूमने वाला चुंबक बनेगा तो टॉर्क लगेगा और मोटर स्टार्ट होगी। अगर बेटा पहले ऑप्शन में हो करंट वोल्टेज के मध्य फेज स्प्लिट, कला विघटन, फेज स्प्लिट भी लिखा सकता है, कला विघटन, फेजांतर भी लिखा सकता है, फेज डिफरेंस भी आ सकता है, कला विभाजन भी आ सकता है, पैदा कर देगी दोनों के मध्य में कोण। तो जैसी करंट और वोल्टेज के मध्य में कोण उत्पन्न होगा तो बेटा क्वेश्चन आएगा, बताओ कैपेसिटर मोटरों में कैपेसिटर का काम क्या होता है? सर करंट एवं वोल्टेज के मध्य फेजांतर उत्पन्न करना। पहला, जब करंट वोल्टेज के मध्य में फेजांतर उत्पन्न होगा तो बताओ घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर करंट एवं वोल्टेज के मध्य फेजांतर उत्पन्न होना अगर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो आपको करना है घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। अगर घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी आपके ऑप्शन में नहीं है, ए बी सी डी नहीं है, और है कि बताओ कैपेसिटर सिंगल फेज मोटर में क्या कार्य करता है, क्या कार्य करता है, ऐसे है तो आपके अगर ऑप्शन में बेटा है तो तीसरा ऑप्शन माना जाएगा, मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करना, घूमने वाला बल उत्पन्न करना। बेटा पहले क्या हुआ? फेज डिफरेंस, फिर क्या हुआ? घूमने वाला चुंबक बना, फिर क्या लगा? टॉर्क, एक घुमाव बल लगा। बेटा अगर टॉर्क भी ऑप्शन में नहीं है तो सिंगल पेज मोटर को स्वचालित बनाना, अपने आप चलने वाली बनाना। अरे बेटा चार ऑप्शन बता दिए मैंने। पहला, करंट वोल्टेज के मध्य फेजांतर उत्पन्न करना, कौन करता है? कैपेसिटर। दूसरा, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स बनाना, कौन बनाता है? कैपेसिटर। जब घूमने वाला चुंबक फ्लक्स बन गया तो टॉर्क लगेगा ना बेटा, बल लगेगा रोटर पर, कौन करता है? कैपेसिटर। अगर ये तीनों ऑप्शन में नहीं है ना तो चौथा मिलेगा आपको, स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करना। तीसरा, चौथा, मोटर को स्वचालित करना। अगर चारों के चारों ऑप्शन नहीं मिले, अगर चारों के चारों ऑप्शन नहीं मिले, फिर क्या करोगे? मोटर को प्रारंभ करना, मोटर चालू हो जाएगी बेटा कंडेंसर लगाते ही। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे इसको बेटा बहुत अच्छे लेवल से आपको पता है, क्लास में मैंने खूब पढ़ाया, एक एक क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका अलग है। पहले इसको समझाओ, फिर इसी के क्वेश्चन आपको बोर्ड पे अंदर क्लास में लिखाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बोले नहीं जाते, लिखाए भी जाते हैं नोट्स बनाकर। बोलो क्लियर है? समझ में आया? अरे बहुत चीजें है तो अभी तो ऐसे ही देखो बेटा, सुनो, आपने एक मोटर का नाम और सुनो होगा, सर सैडेड पोल मोटर। सैडेड पोल मोटर, सैडेड पोल मोटर में भी यही भला है। आपको पता है सैडेड पोल जो मोटर होती है इसका नाम सैडेड पोल मोटर क्यों रखा है? क्योंकि इसके जो ध्रुव होते हैं ना, एन एस चुंबक के ध्रुव, उसके एक तिहाई भाग पर खांचा करके एक सैडेड रिंग लगा देते हैं। ये तांबे की बनी होती है, लगा दी रिंग। पोल यानी ध्रुव, पोल यानी ध्रुव, और ध्रुव के एक तिहाई भाग पर क्या लगाई? सैडेड रिंग। इसलिए इसको बोला जाता है सैडेड पोल मोटर। खिलौनों में प्रयोग होती है, आपको पता ही है। अब एक बात बताएं बेटा, ये तो बहादुर की बात है, इसको क्यों लगाया सैडेड रिंग? आपके क्वेश्चन बहुत बार आया, सैडेड रिंग को आपने क्यों लगाया? सैडेड रिंग को हमने ये लगाया कि सैडेड पोल मोटर एक सिंगल फेज मोटर है। फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, सिंगल फेज मोटरों में करंट वोल्टेज की दिशा सेम रहेगी, घूमने वाला चुंबक नहीं बनेगा, टॉर्क नहीं लगेगा, मोटर कैसे स्टार्ट हो जाएगी फिर? तो मोटर को प्रारंभ करने के लिए आप लोगों ने सैडेड रिंग लगाई।
सैडेड रिंग ने क्या काम किया बेटा? बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार। सैडेड रिंग ने काम किया किया बताओ सर। सैडेड रिंग ने करंट एवं वोल्टेज के मध्य में फेज डिफरेंस पैदा किया है। जैसे बेटा करंट और वोल्टेज के मध्य में फेज डिफरेंस पैदा हो जाएगा ना, तो बताओ घूमने वाला चुंबक बनेगा। घूमने वाला चुंबक बनेगा तो टॉर्क भी लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो मोटर स्टार्ट होगी। सैडेड रिंग तांबे की बनी होती है, शॉर्ट सर्किट तांबे की बनी होती है, पता है सब तुम्हें। बड़े भाग को तो सैलिएंट पोल बोलते हैं, और छोटे भाग को क्या बोलते हैं? सैडेड पोल। इसको सैडेड पोल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर सैडेड बाइंडिंग लगी होती है। इसको सैलिएंट पोल कहते हैं जो बड़ा भाग होता है ध्रुवों का। दक्षता 5 से 35%। कितनी क्षमता? रहने दो अब तुम। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं इसके तो। आप बेटा जब तक बेस कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे ना, क्वेश्चन कैसे हल होते हैं आपको पता नहीं हो पाएंगे। अब जैसे मैंने सिंगल पेज का आपको सिस्टम बताया ना, 3 पेज मोटर ऑटोमेटिक समझ में आएगी अब आपके। देखिए आप लोग, समझ में आया? क्योंकि देखो चीजों को करना बहुत चीजें होती है, ये तो यार क्लियर हो गया। क्वेश्चन भी क्लास में ही, कोई बुक नहीं पढ़नी, क्वेश्चन भी क्लास में लिखाऊंगा, ऑप्शन से थ्योरी से सब क्लास में ही, सारे के सारे नोट होंगे ये होते हैं। बताओ आज 3 पेज पे आओ, अब तुम्हें समझ में आएगा। 3 पेज बाइंडिंग किस पे दे रहे हो सर? स्टेटर पे। घूमने वाला चुंबकीय फ्लेक्स बनेगा। इसमें अपने आप घूमने वाला चुंबक क्यों बना बेटा? सर इसमें स्टेटर बाइंडिंग पे 3 पेज बाइंडिंग 120 डिग्री के कोण पर होती है सर, जिससे घूमने वाला चुंबक तो बनेगा ही बनेगा सर। अब घूमने वाला चुंबक बना तो ये चुंबक फ्लेक्स रोटर से टकराएगा सर, इसका मतलब रोटर पे घूमने वाला बल लगेगा सर, अपने आप मोटर चालू होगी। आप बताएं, इस मोटर को घुमाने के लिए क्या अलग से कोई बाइंडिंग लगाई है क्या? बताएं। कोई कैपेसिटर लगाया है क्या? बताएं। कोई सैडेड रिंग लगाई है क्या? बताएं। इसलिए बोलते हैं कि 3 पेज इंडक्शन मोटर एक बेटा स्वचालित मोटर होती है, सेल्फ स्टार्ट मोटर। क्योंकि इसके रोटर को घुमाने के लिए हम किसी प्रकार की इस पे अलग से बाइंडिंग नहीं लगाते हैं, ना कैपेसिटर लगाते हैं, ना सैडेड रिंग लगाते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? आइए बेटा, ये आपकी मोटर मैंने चला दी, क्लियर हो गया। इसके बाद देखो बेटा, सिंक्रोनस गति किसे कहते हैं? सिंक्रोनस गति बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, स्टेटर बाइंडिंग के सिंक्रोनस गति, स्टेटर बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स की गति को सिंक्रोनस गति कहते हैं। ठीक है बेटा, सुनिए आप लोग, एक ध्यान रखिएगा बात को बेटा। सिंक्रोनस जो गति होती है ना, क्या होती है? सिंक्रोनस गति सिंक्रोनस स्पीड होती है ना। आप बताइए मुझे, सिंक्रोनस स्पीड को क्या बोलोगे? सर तुल्यकालिक चाल। इट इज क्लियर बेटा, इसको तुल्यकालिक चाल बोलेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। आप बताइए मुझे, सबसे पहले आपने किसको सप्लाई दी? सर स्टेटर को दी। स्टेटर में घूमने वाला चुंबक बन गया, चुंबकीय फ्लक्स बन गया बेटा। वो चुंबकीय फ्लक्स किससे टकराया? सर रोटर से। रोटर में फिर चुंबक बना, जब जाके रोटर घूमा तो सबसे पहले कौन घूम गया बताइए? सबसे पहले स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स घूम गया है, इसको सप्लाई दी, और बाद में रोटर घूमा है। हाँ, बाद में रोटर घूमा है। इसका मतलब बेटा बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन के पेपर में। आप लोगों के राजस्थान बिजली वक्त प्री के पेपर में भी आया था, दिल्ली मेट्रो में आया था, यूपी बिजली बोर्ड में आया था क्या, कि बताओ 3 पेज इंडक्शन मोटर का रोटर है ना, ये कौन सी गति पे चलता है? ये रोटर चलता है हमेशा सिंक्रोनस गति से कम गति पर। ये रोटर हमेशा सिंक्रोनस गति से कम गति पे चलेगा। क्यों? सर सबसे पहले तो तुमने सप्लाई स्टेटर को दे दी, स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स सर पहले ही भग गया, और बाद में सर रोटर घूम रहा है। इसका मतलब, और स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स बेटा, चुंबकीय फ्लक्स तो बहुत हल्का होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और रोटर वजन में भारी होता है। रोटर वजन में भारी, चुंबकीय फ्लक्स हल्का।
तो सच बताओ बेटा, आगे कौन रहेगा? स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स। बाद में कौन घूमेगा? रोटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। बोलिए कि बताओ 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर की गति क्या होगी? रोटर की गति क्या होगी? बताएं आप लोग। रोटर की स्पीड यानी कि रोटर की गति क्या होगी? बताएं। इस सिंक्रोनस गति से कम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि सिंक्रोनस गति में तो स्टेटर बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स की गति है बेटा, ये तो बहुत तेज होगा, रोटर भारी है। बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा? अगर ये रोटर इसकी गति के बराबर घूम जाए, ये रोटर इसकी गति के बराबर घूम जाए, तो इसका मतलब हम बोलेंगे इस मोटर को फिर 3 फेज मोटर नहीं बोलोगे आप लोग, फिर बोलोगे इसको सिंक्रोनस मोटर। यानी कि वह मोटर जिसमें रोटर होता है, रोटर की गति, वह मोटर जिसमें रोटर की गति स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स की गति के बराबर हो, अर्थात सिंक्रोनस गति पर चले, तो उसे बोला जाता है बेटा सिंक्रोनस मोटर। जब सिंक्रोनस मोटर हो जाएगी, और हम पढ़ रहे हैं बेटा 3 फेज इंडक्शन मोटर। कौन सी पढ़ रहे हैं? 3 फेज इंडक्शन मोटर। इट इज राइट बेटा। तो बताएं इसमें रोटर की गति क्या होगी? इसमें रोटर की गति स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स से कम होगी ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आया कि बताओ 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर कौन सी गति पे चलता है? सिंक्रोनस गति से कम गति पर। सिंक्रोनस गति से कम गति पर चलता है बेटा। समझ में आया? क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं, कम गति पे चलेगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसकी गति इसके बराबर हो जाती, स्टेटर के बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स की गति के बराबर हो जाती, तो इसे सिंक्रोनस मोटर बोलोगे। इसकी गति कम है, इसलिए बेटा लोको पायलट 2019 का जो पेपर है ना, उसमें क्वेश्चन उठाओ 3 फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम कौन सा होता है? एसिंक्रोनस मोटर। इसका दूसरा नाम होता है बेटा एसिंक्रोनस मोटर। इसको एसिंक्रोनस मोटर क्यों कहते हैं? 3 फेज इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर क्यों कहते हैं बताएं? क्योंकि इसके रोटर की गति सिंक्रोनस गति पे नहीं होती। इसलिए बेटा 3 फेज मोटर को आप कौन सी मोटर बोलोगे? बताएं। एसिंक्रोनस मोटर। एसिंक्रोनस मोटर। बोलो कहाँ आया था? ये लोको पायलट 19 के पेपर में आया था। बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा? ये कहाँ आया था? ये तो बहुत एग्जामों में आ चुका है कि रोटर की गति क्या होती है? सिंक्रोनस गति से कम गति पे चलता है बेटा। बिल्कुल क्लियर हो गया? डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? चलें? क्लियर हो गया? आगे देखो बेटा, अगली बात सुनो मेरी बात। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर भी स्टार्ट ही हुई है, अभी इसमें और तोड़ूंगा मैं इसको। ठीक है, तो चलो इसको तोड़ ही देते हैं। तो आगे फिर एक और पेज लेता हूं मैं, फिर इसको तोड़ता हूं। सुनिए, एक बात बताइए मुझे आप लोग कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, देखो अगर आपको सीखना चाहते हो ना बेटा, आप कहते हो मशीन समझ में नहीं आती, एक बार पढ़ के देख लें बस। और आप, मैं बता रहा हूं बेटा, एग्जाम क्रैक करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटे नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि एग्जाम क्रैक हो जाए, इम्पॉसिबल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस के लिए होते हैं। जैसे आपको मैंने पूरी डिटेल्स पढ़ा दी, अब तुम क्वेश्चनों को देखो कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं बेटा। और आपको पता है पुरानी एग्जामों के क्वेश्चन 40% ही तो आते हैं, 90% थोड़ी आ जाएंगे, 80% क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? और हाँ अभी देखना स्टार्ट है। सुनिए और बताइए बेटा, अब तुम बताइए मुझे, ये कौन सी मोटर होती है? ये ये सर इंडेक्स मोटर है। अब शॉर्ट में ये इंडक्शन मोटर है सर। इस पे बेटा कौन सी बाइंडिंग होती है बताइए? सर इस पर स्टेटर बाइंडिंग होती है। क्लास को शेयर करें यार, अपने दोस्तों को तो बताएं
स्टेटर बाइंडिंग पे 3 फेज बाइंडिंग होती है सर। ठीक है, एक बात बताइए आप लोग मुझे, ये क्या है? ये क्या है? आपको देखा देखा सा लग रहा होगा ये ट्रांसफार्मर। क्या है बेटा ये? ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या है ये? ट्रांसफार्मर। सच बताइएगा, एक बात बताओ, इसमें सप्लाई किसको दे रहे हैं? सर स्टेटर को। 3 फेज सप्लाई दे दूं? जब आप लोग स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दे रहे हो तो सच बताइए स्टेटर बाइंडिंग में घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स बन गया। यहां सप्लाई किसको दे रहे हो? यहां सप्लाई मैं प्राइमरी बाइंडिंग को दे रहा हूं। यहां पर जब मैं प्राइमरी बाइंडिंग को विद्युत सप्लाई दूंगा तो प्राइमरी बाइंडिंग में भी चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। ये चुंबकीय फ्लक्स बन गया। जब धीरे धीरे ये चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, जब स्टेटर बाइंडिंग का धीरे धीरे चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो ये चुंबकीय फ्लक्स बेटा जो बीच में रोटर लगा होता है ना उससे टकराता है। ये चुंबकीय फ्लक्स, ये बीच में जो रोटर होता है ना, रोटर से टकराता, अभी बताया ना बेटा मैंने। ये चुंबकीय फ्लक्स ये रोटर से टकराता है। इसमें भी क्या होता है सर, इसका चुंबकीय फ्लक्स है ना धीरे धीरे बढ़ता है तो ये हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग से टकराता है। तो सेकेंडरी बाइंडिंग से टकराएगा ना तो सेकेंडरी बाइंडिंग चुंबक बनेगी। यहां स्टेटर बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है ना, रोटर से टकराएगा तो रोटर चुंबक बनेगा। यहां आपने सप्लाई किसको दी? स्टेटर बाइंडिंग को। यहां सप्लाई आपने किसको दी? प्राइमरी बाइंडिंग को। इसलिए है ना 3 फेज कोई मशीन है जिस जिस बाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है उसे प्राइमरी कहते हैं और जिस पर लोड आता है उसे सेकेंडरी कहते हैं। तो एक बात बताइए, आपने सप्लाई किसको दी? स्टेटर बाइंडिंग को। यहां सप्लाई किसको दी? प्राइमरी बाइंडिंग को। एक बात बताइए, स्टेटर बाइंडिंग को आपने सप्लाई दे दी तो स्टेटर बाइंडिंग है ना, ये स्टेटर बाइंडिंग इसको प्राइमरी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया कि बताओ बेटा 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर प्राइमरी कौन होती है? सर स्टेटर होता है। क्यों? क्योंकि स्टेटर बाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई प्रदान की जाती है। इट इज क्लियर? हाँ सर समझ में आया सर। सर समझ में आ गया। तो स्टेटर बाइंडिंग को क्या बोलोगे सर? इसको मैं बोलूंगा प्राइमरी। प्राइमरी किसको बोलोगे? सर स्टेटर को। हाय हाय, क्लियर है? बताएं, कभी बेटा स्टेटर कभी घूमता नहीं है। स्टेटर की बाइंडिंग में जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है ना बेटा वो घूमता है। स्टेटर तो एक कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील का बना होता है तो स्टेटर थोड़ी घूमता है बेटा। स्टेटर कभी नहीं घूमता। स्टेटर बाइंडिंग में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ना बेटा वो घूमता है। लड़का बोल रहा है गुरुजी बताएं। तो देख बेटा सुन, अभी देख मैं बताता हूं तुझे स्टेटर। अगर देखना बेटा, अरे मजा आएगा पढ़ने में। बस बेस कंसेप्ट क्लियर करो बेटा। ये एरिया स्टेटर, ये स्टेटर है बेटा, ये स्टेटर है पूरा। स्टेटर पूरी मोटर की बॉडी पे लग जाता है ऐसे ही है। ये मोटर की बॉडी पर स्टेटर लग रहा है। स्टेटर के खांचों में बाइंडिंग होती है बेटा, इसे बोला जाता है स्टेटर बाइंडिंग। ठीक है, इस बाइंडिंग में घूमने वाला चुंबक बनेगा ना बेटा उसे बोला जाएगा बेटा सिंक्रोनस गति। क्लियर? बताओ कभी स्टेटर घूमता है क्या? नहीं, स्टेटर नहीं घूमता बेटा। स्टेटर नहीं घूमता। स्टेटर बाइंडिंग में जो ये चुंबकीय फ्लक्स बनेगा ना घूमने वाला स्टेटर बाइंडिंग में, क्लियर हो गया, उसे सिंक्रोनस गति कहेंगे। तो एक बात बताइए मुझे आप लोग, हाँ बताएं, इसमें क्या स्टेटर घूमता है क्या? नहीं घूमता। क्या इसमें ये ट्रांसफार्मर घूमता है क्या? नहीं घूमता। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी स्थिर होती है और इसकी स्टेटर स्टेटर भी नहीं घूमता तो स्टेटर भी स्थिर होता है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया कि बताएं कि ट्रांसफार्मर
और 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक समानता बताओ, एक मेन समानता बताओ कि दोनों की प्राइमरी स्थिर होती है। समझ में आया ना? दोनों की प्राइमरी स्थिर, यहां स्टेटर नहीं घूमता है और यहां प्राइमरी नहीं घूमती है, तो दोनों मशीनों में एक समानता कि दोनों की प्राइमरी स्थिर रहती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो दोनों में क्या समानता है सर? दोनों की प्राइमरी स्थिर होती है। बिल्कुल क्लियर हो गया? अगर क्लास अच्छी लगे ना तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं, कमेंट जरूर लिखें, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? तो बताएं बेटा, बोलिए। स्टेटर में क्या होती है? समानता होती है क्या? दोनों की प्राइमरी स्थिर, दोनों की प्राइमरी स्थिर होती है। दूसरी बात बताओ, स्टेटर वाइंडिंग का चुंबकीय प्लस किससे टकराया? रोटर से। और यहां चुंबकीय प्लस किससे टकराया? सेकेंडरी वाइंडिंग से। रोटर चुंबक बना, स्टेटर की वाइंडिंग चुंबक बन गई। इसका मतलब, ओहो, इसका मतलब क्या कहते हैं तुम्हें पता है? इसको सेकेंडरी कहते हैं, जिस पर चुंबकीय फ्लक्स टकराया ईएमएफ बनेगी, वोल्टेज। इसको भी सेकेंडरी बोलेंगे फिर रोटर को। रोटर को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। क्या? इसका चुंबकीय प्लस रोटर से टकराया, इसका चुंबकीय प्लस सेकेंडरी से टकराया। बोलो क्लियर है कि नहीं? सच बताओ बेटा। तो हाँ, अब क्वेश्चन एक और आ गया कि बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग रट रहे होंगे उनको, अभी तक आप रट रहे थे। अगला क्वेश्चन फिर टूटा कि बताओ, तीन फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत कौन सी मशीन के समान होता है? ट्रांसफार्मर। तो बेटा, 3 फेज इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ना, कितनी बार पेपरों में आया कि रोटेटिंग ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? 3 फेज इंडक्शन मोटर को। क्यों रोटेटिंग कहते हैं? क्योंकि बेटा इसमें रोटर घूमता है और रोटर सेकेंडरी होता है और ये प्राइमरी होती है स्टेटर। तो सच बताओ, इसका कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के समान लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा? लग रहा है। इसका मतलब बेटा बताओ, 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या बोलोगे आप लोग बताएं? रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। आप बोलते हो ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चनों पे 4 ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। आइए आप पढ़ने के लिए एक बार बस, फिर बताइएगा कैसे पढ़ाया। उंगलियों पे नहीं गिना दी मशीन तो बताइएगा, कंसेप्ट के लिए नहीं कर दी तो बताइए, तो केवल टेलर चल रहा है। इसके बाद बताइए आप लोग, ट्रांसफार्मर रोटेटिंग होता है, कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के समान होता है। राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में 19 में उठाइए कि ध्यान रखना, हम लोग, ये रोटर है ना, रोटर, रोटर में बाइंडिंग होती है रोटर चालक, ठीक है? इसको अपन शॉर्ट करते हैं क्योंकि बेटा रोटर को शॉर्ट करना जरूरी है। रोटर को शॉर्ट करना ही जरूरी है, बाइंडिंग को बेटा, जब तो इसमें सर्किट पूरा होगा। बोलो क्लियर? तो रोटर की, अब तुमसे पूछेगा कि बताओ इंडक्शन मोटर में क्या होता है, तो रोटर की सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा? रोटर की सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट होगी कि नहीं होगी? बोलो क्लियर है कि नहीं? और यहां ट्रांसफार्मर पे लोड लगा दो, ये भी शॉर्ट हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर रोटर कंडक्टर तुम ओपन सर्किट रखोगे तो क्या रोटर घूम जाएगा कि फिर बेटा? तो शॉर्ट सर्किट करना जरूरी है ना रोटर की बाइंडिंग को। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? तो सच बताइए बेटा, 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत किसके समान होता है? ट्रांसफार्मर के। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेट प्राइमरी किसको कहते हैं? स्टेटर को। सेकेंडरी किसको कहते हैं? रोटर को। ट्रांसफार्मर के समान इस मोटर की सेकेंडरी अर्थात रोटर के चालक शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट सर्किट तो करना पड़ेगा, ठीक है? अगला,
बताओ 3 पेज प्रेरण मोटर में कौन से भाग को सप्लाई दी जाती है? स्टेटर को। अगला बताएं, 3 पेज इंडक्शन मोटर में सेकेंडरी किसको कहते हैं? रोटर को। अगला बताएं, 3 पेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई प्रदान करने पर कैसा चुंबकीय फ्लक्स बनता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। घूर्णमान चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। बताओ इस घूमने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गति को क्या कहते हैं? सिंक्रोनस गति। बताओ बाद में कौन घूमता है? सर रोटर घूमता है बाद में, पहले नहीं घूमा। हाँ, पहले कहां घुमा है बेटा ये मोटर में रोटर? बाद में घुमा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसके बाद बताओ 3 पेज मोटर कौन सी होती है? स्वचालित। क्लियर हो गया? स्वचालित क्यों होती है? सर इसके स्टेटर पर 3 पेज सप्लाई देते हैं, डायरेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। रोटर को घुमाने के लिए कोई सप्लाई नहीं दी जाती। रोटर को घुमाने के लिए कोई बाइंडिंग अलग से नहीं लगाई जाती जैसे सिंगल पेज में लगाई। रोटर को घुमाने के लिए कोई कंडेंसर नहीं लगाते हैं। इट इज मोटर क्लियर, इज सेल्फ स्टार्ट मोटर। बताओ अब जिसमें बेटा ये घूमता है आर्मेचर, सारी घूर्णमान मशीनें लगभग फराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए 3 पेज प्रेरण मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? फराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। क्लियर हो गया? समझ में आया? बेस कंसेप्ट क्लियर करो बेटा। चलें अब स्टार्ट करते हैं मोटर को। देखो सुनो बेटा, यहां तक कंप्लीट हुआ। सुनिए बेटा, हाँ एक बात और बता दूं बेटा, सुनो कि जो पार्ट्स घूमता है ना, ऐसे जो भी घुमा, ये घुमाव होता है। यानी कि जैसे कि बेटा पंखा घूमा, साइकिल का टायर घूमा, ठीक है बेटा, बस का टायर घूमा, जो ये घुमाव होता है ना बेटा, इसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि बेटा इसे बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। इसको क्या बोलोगे? यांत्रिक ऊर्जा। सही है। एक बात बताइए आप लोग, आपने क्या काम किया? सर हमने 3 पेज इंडक्शन मोटर को 3 पेज विद्युत सप्लाई दी। जैसे ही हमने 3 पेज इंडक्शन मोटर को 3 पेज विद्युत सप्लाई दी, तो बताइए रोटर घूमा। तो बताइए 3 पेज इंडक्शन मोटर किसे कहते हैं? कि सर वह मशीन जो कि 3 पेज विद्युत सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। वह मशीन जो कि 3 पेज विद्युत सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, उसे बोला जाता है 3 पेज इंडक्शन मोटर। क्लियर हो गया? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? चलते हैं अपन बेटा अब मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हो गया? दोनों का सिद्धांत ट्रांसफार्मर के समान होता है, ठोक देना। बोलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं मोटर को। सबसे पहले मैंने बताया बेटा, ये जो खांच, ये अंदर खांचे होते हैं बेटा, ये वाला भाग क्या होता है? स्टेटर। स्टेटर में जो ये बाइंडिंग होती है ना, 3 पेज बाइंडिंग, इसे क्या बोलेगा? सर इसे बोलेंगे स्टेटर बाइंडिंग। और ये जो वाला भाग होता है इसे बॉडी कहते हैं ना बेटा, ये बॉडी होती है। तो स्टेटर के खांचों में जो बाइंडिंग होती है कितने डिग्री कोण पर? 3 पेज डिग्री, 120 डिग्री के कोण पर होगी। समझ में आया ना? क्लियर होया ना? आइए सुनिए बेटा, देखिए अब एक बात बताइए, कहां पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? जब बेस कंसेप्ट क्लियर है तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो बेटा, वह मशीन जो कि चाय पी लीजिए बेटा, वह मशीन जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, उसे मोटर कहते हैं। आपको पता है ना, हम लोग, हमारे घर पर, आपके घरों में पानी की मोटर होगी, उसको विद्युत सप्लाई देते हैं। जैसे विद्युत सप्लाई देते हैं ना, आपको पता है वो रोटर घूमता है। इसका मतलब वह मशीन जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ना, उसे मोटर कहते हैं। बात चल रही है 3 पेज इंडक्शन मोटर की। यानी कि वह मोटर जो कि 3 पेज विद्युत सप्लाई को, वह मोटर जो कि 3 पेज विद्युत सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ना, उसे 3 पेज मोटर कहते हैं। बिल्कुल, वह मशीन जो कि 3 पेज विद्युत सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ना, उसे मोटर कहते हैं। इस मशीन के
फराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। मैंने बताया ना बेटा, यह मोटर फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए इसको 3 फेज प्रेरण मोटर कहा जाता है। क्लियर हो गया? कौन सी मोटर? 3 फेज प्रेरण मोटर कहा जाता है। प्रेरण क्यों लगा? प्रेरण क्यों लगा? क्योंकि सर ये फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्लियर हो गया ना? इसके बाद देखिएगा, इस मोटर को एसी मोटर भी कहते हैं। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया, एसी मोटर कौन सी होती है? उसमें आपको सिंगल फेज भी देगा, उसमें आपको 3 फेज भी देगा, है ना? तो मेन एसी मोटर किसे कहते हैं? इस मोटर को, 3 फेज को। क्यों? उसमें सिंक्रोनस मोटर भी देगा। बेटा सिंक्रोनस मोटर के रोटर को डीसी सप्लाई भी देते हैं, और सिंगल फेज में यूनिवर्सल मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर को एसी डीसी दोनों देते हैं। तो बेटा सिंगल फेज मोटरें एसी डीसी दोनों की होती है। बोलो क्लियर? सिंक्रोनस मोटर भी एसी डीसी दोनों देते हैं, उसको भी सिंक्रोनस मोटर को। उसके रोटर पे आपको पता डीसी सप्लाई देते हैं फील्ड वाइंडिंग पर, जबकि ये मोटर है ना, इस पर केवल 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, इसलिए इस मोटर को केवल एसी मोटर कहते हैं। क्लियर हो गया? इस मोटर में फेजों की संख्या 1 से अधिक होती है, 2 या 3, तो 3 होती है ना, इसलिए इसको पॉलीफेज मोटर भी कहते हैं। पॉलीफेज का मतलब होता है बहुकला, जिसमें फेजों की संख्या अधिक होती है बेटा, इसलिए इसको बहुकला मोटर भी कहते हैं। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया ना? कर दो बेटा आगे, अपने दोस्तों से बोले ये तो कुछ भी नहीं। या बताओ, बना बनाया हलवा मिल रहा है। पढ़ाने के तरीके देखे बेटा आप लोग, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, इतने प्यारे प्यारे नोट्स पीडीएफ सिंपल भाषा में बेटा। आइए इसके बाद देखिए बेटा, इस प्रकार की मोटर को पॉलीफेज मोटर भी कहते हैं, अभी बताया मैंने। इस प्रकार की मोटर को कौन सी मोटर बोलते हैं? पॉलीफेज मोटर। क्यों क्यों बोलते हैं? सर इस प्रकार की मोटर में फेजों की संख्या 1 से अधिक होती है। बताओ कहां याद करने की जरूरत पड़ रही है? अगला, इस प्रकार की मोटर में सबसे पहले सप्लाई किसको देते हैं? 3 फेज। सर स्टेटर को देते हैं, सर स्टेटर को देते हैं। तो स्टेटर वाइंडिंग में कैसा चुंबकीय फ्लक्स बनता है? रोटेटिंग फ्लक्स। बता, अभी समझाया कि नहीं समझाया मैंने? बताओ भाई। रोटेटिंग फ्लक्स बनता है, ये रोटेटिंग फ्लक्स बन गया स्टेटर वाइंडिंग में। तो स्टेटर फ्लक्स की गति को कौन सी गति कहते हैं? सिंक्रोनस गति। बताओ आपको बेटा मैंने, अरे इतने सिंपल भाषा में नोट्स बेटा, मैंने जो चीज बोली आपको वो सब उतरी पड़ी है। बताइए, तो बोलो बेटा। अब सुनो, बोले कि 3 पेज इंडक्शन मोटर होती है ना, इसमें स्टेटर बाइंडिंग को 3 पेज सप्लाई देते हैं। तो स्टेटर बाइंडिंग में घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स बनता है, और इस घूमने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गति को सिंक्रोनस गति कहा जाता है। ये रही बेटा, ये सिंक्रोनस गति कहते हैं, ये रही बेटा। और किसको बोलोगे? रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को। और किस में होगा ये स्टेटर बाइंडिंग में होगा। इस मोटर के रोटर की गति स्टेटर में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गति से पीछे रहती है। ये भी बताया था मैंने बेटा, रोटर बाद में घूमता है, रोटर वजन में भारी होता है, बताया ना बेटा। तो रोटर की गति पीछे रहेगी ना बेटा, इसलिए इस मोटर को एसिंक्रोनस मोटर यानी कि तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। बताओ बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आया ना? आइए इसके बाद देखिए बेटा, हाँ अभी बताया मैंने बेटा। बताओ इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत किसके समान होता है? ट्रांसफार्मर के। इस स्टेटर को क्या बोलते हैं? स्टेटर को सर प्राइमरी कहते हैं, अभी बताया बेटा। और इसको क्या कहते हैं? रोटर को, रोटर को सर सेकेंडरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी। बताएं सेकेंडरी क्या होती है बेटा? ये रोटर घूमेगा ना, तो ये रोटर क्या होता है? घूर्णमान। ये अंतर होता है इसमें, घूर्णमान। रोटेटिंग होगा बेटा,
ये घूर्णमान होगा, ठीक है बेटा। और ये इसकी सेकेंडरी क्या हो गई, स्थिर, ये नहीं घूमती। अरे कोई सेकेंडरी घूमती है कि ट्रांसफार्मर की? सही है। इसकी प्राइमरी भी स्थिर रहेगी क्योंकि ट्रांसफार्मर बेटा एक स्थिर मशीन है। बोलो क्लियर। तो इसकी स्टेटर, इसकी प्राइमरी भी स्थिर रहेगी, इसकी प्राइमरी भी क्या रहेगी बेटा, स्थिर रहेगी। स्टिच क्लियर, बताएं दोनों मशीन में एक समानता बताएं आप लोग, दोनों मशीन में समानता बताएं कि दोनों की प्राइमरी स्थिर रहती है। ये स्टेटर स्थिर रहता है, ये भी स्थिर रहता है। दोनों की प्राइमरी स्थिर रहती है। बोलो क्लियर। जबकि इसका रोटर घूमता है, सेकेंडरी घूमती है, जबकि इसकी प्राइमरी स्थिर होती है, सेकेंडरी स्थिर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे बोलेगा बताओ ट्रांसफार्मर एवं इंडक्शन मोटर में मुख्य अंतर क्या है? कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग सर स्थिर होती है, जबकि रोटर की सेकेंडरी अर्थात रोटर घूमने वाला होता है। इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, जो सेकेंडरी होती है, वो घूमने वाली होती है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आया? इसको अभी बता तो दिया मैंने, तोड़ दिया ना। इसकी प्राइमरी को सप्लाई देते हैं, प्राइमरी में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, सेकेंडरी से टकराता है। इसमें हम स्टेटर बाइंडिंग को चुंबकीय फ्लक्स, स्टेटर बाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, स्टेटर बाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। इस स्टेटर बाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स की गति को सिंक्रोनस गति कहा जाता है। क्लियर हो गया? एक मिनट बेटा, कोई डाउट तो नहीं है ना? समझ में आया? आगे चलिए। बोलो, सुनो बेटा, आप लोग यार एक बात बताएं मुझे, दिक्कत कहां आ रही है? अभी तो स्टार्टिंग है, आप देखना एक एक क्वेश्चन पहले समझाता हूं और फिर यहां आपको साफ साफ राइटिंग में मैटर तैयार मिलेगा, आपको दिक्कत ही नहीं। आपको किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़िए यार और क्वेश्चन बताइए लेवल के आते कि नहीं आते, क्या मैंने गलत पढ़ाया? बोलिए। इस मोटर का कार्य सिद्धांत किसके समान होता है? ट्रांसफार्मर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, बहुत एग्जाम में आता है कि बताइए ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, तीन पेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत किसके समान होगा? ट्रांसफार्मर के। इट इज क्लियर। अगला, इसलिए इसे रोटेटिंग एम्पलीफ ट्रांसफार्मर कहते भी बताए ना। इसका कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के समान होता है, परंतु तीन फेज इंडक्शन मोटर में रोटर घूमता है, रोटर घूमता है, इसलिए तीन पेज इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आया है, बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आया बेटा कि बताओ तीन पेज इंडक्शन मोटर में, तीन पेज इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। इट इज क्लियर। इसका मतलब बेटा तीन पेज मोटर के कौन कौन से नाम हो गए, सब की सब पेपर में आए, और ये आपको बेटा आप पढ़ते हो, आप पेपरों को सॉल्व करे हो, आपको पता है कि लेवल क्या है और ये क्वेश्चन पेपर में आते कि नहीं आते और मैं क्या पढ़ा रहा हूं। आप एक बात बताइए, तीन पेज इंडक्शन मोटर होती है ना, इसका पहला नाम सर पॉलीपेज मोटर, सर बहुकला मोटर, सर एसिंक्रोनस मोटर, और सर तीन रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। मैंने आपको ये रटाए नहीं, मैंने आपको समझाया है कि इस मोटर को ऐसा क्यों कहा जाता है। एक भी क्वेश्चन आपको रटाया हुआ तो बता दो, ठीक है? इसके बाद बोलो, इस मोटर की स्टेटर को प्राइमरी तथा रोटर को सेकेंडरी कहते हैं। क्यों कहते बता भी दिया। इट इज क्लियर बेटा, छाप देना। क्लियर हो गया ना? क्योंकि ये क्लास मुझे लानी थी बेटा आज इस पर यूट्यूब पर, इसको मुझे लाना था, बताना था कि अंदर क्या है। अगला, इस मोटर का कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के समान होता है। मशीन में अंतर होता है कि, मैंने अभी बता तो दिया, दोनों मशीनों में अंतर होता है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी स्थिर होती है,
जबकि 3 पेज इंडक्शन मोटर की सेकेंडरी या अर्थ रोटर घूर्णमान होता है। क्लियर? रच दो। दोनों मशीनों में समानता क्या होती है? दोनों मशीनों की प्राइमरी स्थिर होती है बेटा, ये समानता। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर और 3 पेज इंडक्शन मोटर में एक समानता क्या होती है? दोनों की प्राइमरी स्थिर होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद आइए, बोलिए 3 पेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत आपको पढ़ाया मैंने। 3 पेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत देखिएगा। बोलो बेटा, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्यों पढ़ें? हम तो समझेंगे। 3 पेज मोटर के स्टेटर को 3 पेज सप्लाई देंगे। जब इंडक्शन मोटर को 3 पेज सप्लाई दोगे, आपको पता है ना कि बताइए स्टेटर बाइंडिंग में कैसा चुंबकीय फ्लक्स बनेगा? तो सर स्टेटर बाइंडिंग में घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स बनेगा बेटा, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स बनेगा सर। ये घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्यों बना? सर बाइंडिंग 120 डिग्री के कोण पर है, इसलिए इसमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स बना है सर। इट इज क्लियर? समझ में आया? यह चुंबकीय फ्लक्स किससे टकराएगा बेटा? सर ये चुंबकीय फ्लक्स रोटर से टकराएगा। हाँ सर, आपने बताया था सर, ये चुंबकीय फ्लक्स रोटर से टकराएगा। क्लियर? ये चुंबकीय फ्लक्स सर रोटर से टकराएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स रोटर से टकराएगा। ये रोटर हो गया जो बीच में होता है। बोलो रोटर से टकराएगा तो रोटर में भी चुंबक बनेगा ना? हाँ सर, रोटर में भी चुंबक बनेगा। जैसे ही रोटर में चुंबक बनेगा, आपको पता है लेंज के नियम अनुसार इसका चुंबकीय रोटर का चुंबकीय फ्लक्स यूं होगा और स्टेटर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स यूं होगा। एक दूसरे का विरोध करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, जिस पर रोटर पर एक घूमने वाला बल लगेगा और मोटर चालू हो जाएगी। बोलो क्लियर हो गया? मुझे कार्य सिद्धांत नहीं पढ़ना है, मुझे कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, मुझे इसको समझना है। मुझे एक एक बिंदु को तोड़ना है ताकि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा ही आ जाए, उसका आंसर मुझे देना है। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? आइए अब देखिए बेटा, पढ़ाने का तरीका कैसा है। पढ़ाने का तरीका बता दूं बेटा मैं आपको। मैंने पहले कार्य सिद्धांत बताया, फिर कार्य सिद्धांत के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना, पहले के वो सब करा दूंगा। यानी कि यही क्वेश्चन यही थ्योरी। कैसे क्वेश्चन बन के आएगा ये मुझे टेंशन है, आपको नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे बन के आएगा, आपको टेंशन नहीं करनी। सब मैं ले रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं कि कैसे बन के आएंगे क्वेश्चन। आपको तो बस बेटा क्लास लेनी और पढ़ना है। देखिए बेटा, आइए बोलिए पहला क्वेश्चन, देखना बताना। बताओ 3 पेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर को सप्लाई प्रदान की जाती है। एसी सप्लाई प्रदान करते हैं ना, तो बेटा लिख दो स्टेटर को सप्लाई प्रदान करती है 415 वोल्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा? अरे समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया बेटा? 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? आगे बताओ 3 पेज सप्लाई लाइन के टर्मिनल, अच्छे अच्छे लड़के हैं ना, अच्छे अच्छे लड़के इसमें घूम जाते हैं और उसमें ऑप्शन क्या आएगा सुनिए। ऑप्शन, ये क्वेश्चन कहाँ आया था पता है? ये जो क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों ये क्वेश्चन लगाए मैंने, ये कि इस टाइप के क्वेश्चन बेटा राजस्थान बिजली विभाग, आप 19 का पेपर उठाइए, ओल्ड एग्जाम का पेपर, आपको पता पड़ जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन आए कि नहीं आए। ठीक है, अब सुनिए बेटा, देखो ए ऐसे आएंगे, ए सर L1 L2 L3, बी आर बाई बी, सी U1 V1 W1, ऐसे ऑप्शन आएंगे बेटा, है ना। अब क्वेश्चन देखो बेटा, सुनो। सप्लाई लाइन, 3 पेज सप्लाई लाइन की बात चल रही है। अगर लाइन आए 3 पेज सप्लाई लाइन के टर्मिनल बोले तो देखो लाइन से L1 L2 L3 आंसर लगा दो, L1 L2 L3। यो की यो ही क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग 19 का पेपर उठा लो।
L1 L2 L3। क्लियर हो गया ना? इसके बाद देखिए बेटा, बताओ तीन फेज सप्लाई का फेज क्रम, तीन फेज सप्लाई का फेज क्रम क्या होता है? राजस्थान बिजली विभाग 19 का पेपर उठा लो, फेज क्रम। बेटा याद रखना, ऑप्शन तो ये कि यही आए थे। अब मैं इसमें आपको फेज मतलब बता रहा हूं बेटा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक बात बताइए, फेज क्रम क्या होता है? फेज क्रम तो ये होता है बेटा, फेजों का क्रम, फेजों का क्रम तो ये होता है, ये फेजों का क्रम है, आर बाई बी, ये फेजों का क्रम है। तो बताएं तीन फेज सप्लाई में फेजों का क्रम क्या होता है? ये होता है, इसका आंसर बोलो, आर बाई बी होगा। इट इज क्लियर? क्लियर। अगला, मोटर के सप्लाई टर्मिनल, या बेटा मोटर के, या कहे तो मोटर के सप्लाई टर्मिनल पूछ लेगा, यानी कि मोटर के सप्लाई टर्मिनल ये आ जाएगा, ये आएगा मोटर की, मोटर की स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग के फेज टर्मिनल, स्टेटर वाइंडिंग के फेज टर्मिनल, फेज टर्मिनल ये आएगा। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? तो मोटर की स्टेटर वाइंडिंग, ये सप्लाई टर्मिनल, मोटर की बात चल रही है, मोटर की, तो मोटर की सप्लाई टर्मिनल का जो फीच, जो पहचान होती है ना, ये क्या होती है? ये होती है सर U1 V1 और W1। इट इज क्लियर? तीनों की तीनों ब्रांड क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में देख लो, जो 19 को लगी थी ना मैंने एग्जाम, उसमें उठा लो, तीनों की तीनों पेपरों में क्वेश्चन। कन्फ्यूज भी दूर हो गया। अगर लाइन आए तो क्या बोलोगे? L1 L2 L3। अगर फेजों का क्रम पूछे तो R बाई बी, और यदि मोटर के फेजों की पहचान पूछे मोटर की तो U1 V1 W1। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर हो गया? आइए सुनिए, और एक बात बताइए आप मेरे को। पहले मैंने आपको कार्य सिद्धांत बताया है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। हाँ, आइए बोलिए। देखो बेटा, सुनो, देखिए, आप देखो तो सही बेटा, आप बोलिए। इंडक्शन मोटर के रोटर को कोई भी सप्लाई नहीं दी जाती। क्वेश्चन आएगा, तीन पेज इंडक्शन मोटर के रोटर को कौन सी सप्लाई देते हैं? कोई सप्लाई नहीं देते ना, कोई सप्लाई नहीं देते। सप्लाई किसको देते भाई? सर सप्लाई तो स्टेटर को ही देते, तीन पेज, रोटर को थोड़ी देते हैं ना, रोटर को नहीं देते हैं। तो रोटर में जो ईएमएफ बनेगा, वो चुंबकीय बल रेखाएं टकराने से ईएमएफ बनता है बेटा। बोलो क्लियर? इसका मतलब होता है बेटा, सुनिए, आज देखिए बेटा, जनरली क्या है, काफी लड़के हैं ना। देखिए बेटा, ये ऐसे पढ़ोगे तो बेटा अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और यही नहीं, पूरी इंडेक्स, पूरे चैप्टर ऐसे ही हैं, यही नहीं चल रहे। पूछ के देखिए आप लोग किसी से। अब क्या है, इतना टाइम नहीं मिलता मेरे को कि मैं इस पर प्लेटफॉर्म पे आ जाऊं। क्लासों में जो चल रहा है वहीं मैटर कंप्लीट करने के लिए वहीं टाइम नहीं मिलता मेरे को बेटा। बताएं, अब बोलो आप लोग, एक बात बताएं, ये क्या होता है? सर ये स्टेटर होता है। बताओ स्टेटर की संरचना कैसी होती है? बलयकार, गोल है ना बेटा, ये बलयकार है। बीच में कौन घूमता है? सर बीच में तो रोटर घूमता है, ये रोटर रहा। क्लियर? कौन घूमता है? रोटर। बताइए सप्लाई किसको दी? सर स्टेटर को। क्या रोटर को सप्लाई दी है क्या आपने? नहीं सर, नहीं दी। बिल्कुल क्लियर। तो जब ये बेटा स्टेटर बाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा ना, ये वाला घूमने वाला, तो इसमें टकराएगा, तो इसमें एसी ईएमएफ बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एसी ईएमएफ। कब बना है? बाद में बना है, जब ये घूमा है। ये एसी ईएमएफ बना है इसमें। ये एसी ईएमएफ कब बनेगा? जब ये चुंबकीय बल रेखाएं टकराएगी, जब रोटर घूमेगा, चुंबकीय बल रेखाएं टकराएगी तो ईएमएफ बनेगा। शुरू में नहीं बनता, शुरू में रोटर थोड़ी घूमता है, ये तो बाद में घूमता है। शुरू में तो स्टेटर बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स घूमता है। क्वेश्चन आएगा, तीन पेज इंडक्शन मोटर की
प्रारंभिक अवस्था में प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है? 0। 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रारंभिक अवस्था में प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है? 0। प्रारंभ में तो स्टेटर बाइंडिंग को सप्लाई दी बेटा, रोटर तो बाद में घूमा। तो सच बताओ बेटा क्वेश्चन आता है ना, इस प्रेरित ईएमएफ अर्थात इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं इसको, जो उत्पन्न होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं ना बेटा। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? 0। बहुत बार पेपर में आता है, प्रारंभिक अवस्था में इसका मान 0 होता है। शून्य क्यों हुआ बताएं? आप लोग बताओ शून्य क्यों हुआ? सर शून्य इसलिए हुआ क्योंकि रोटर पर जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ बेटा, वो बाद में ही तो हुआ है। जब ये रोटर घूमेगा, जब ये चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी, तो ही तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है बेटा, बाद में उत्पन्न होता है बेटा। जब ईएमएफ 0 होता है ना स्टार्टिंग अवस्था में, तो ये मोटर प्रारंभिक अवस्था में 5 से 7 गुना धारा लेती है, इस ईएमएफ का मान 0 होने के कारण। क्वेश्चन आता है पेपर में कि बताओ 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रारंभ में 5 से 7 गुना धारा क्यों लेती है? क्यों लेती है 5 से 7 गुना धारा स्टार्टिंग में? क्योंकि प्रेरित ईएमएफ का मान 0 होता है, इसलिए 5 से 7 गुना धारा लेती है। इस सॉरी इस 5 से 7 गुना धारा जो अधिक मान की करंट होती है ना बेटा, उसको रोकने के लिए, उस करंट को रोकने के लिए हम स्टार्टर के द्वारा मोटर को चलाते हैं। तो स्टार्टर का काम क्या हो गया? जो मोटर प्रारंभ में 5 से 7 गुना करंट ले रही थी ना, उसको कंट्रोल किया इसने। किसने? स्टार्टर ने। अब डायरेक्ट तुम 3 फेज इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट सप्लाई से मत लगा देना, क्योंकि स्टार्टिंग अवस्था में प्रेरित ईएमएफ 0। जब प्रेरित ईएमएफ 0 होगा तो मोटर 5 से 7 गुना करंट लेती है। क्या लेगी बेटा? मोटर 5 से 7 गुना करंट लेगी ना, इस ईएमएफ के मान 0 होने के कारण। मोटर प्रारंभ में, मोटर बेटा प्रारंभ में कितनी गुना धारा लेती है? 5 से 7 गुना धारा। बेटा क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन क्या आएगा पता है? क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या आता है, कई बार आया, जूनियर स्टेटर के पेपर में भी आया बेटा क्वेश्चन। 19 वाली भर्ती में देखिए कि एक मोटर की प्रारंभिक अवस्था में प्रेरित ईएमएफ की कई वोल्टेज होती है, प्रेरित वोल्टेज का मान 0 होने पर क्या होता है? वो पहले ही ऑप्शन में देगा मोटर प्रारंभ नहीं होती। लड़का सोचता है वोल्टेज 0 तो मोटर प्रारंभ नहीं। नहीं बेटा, वो सप्लाई वोल्टेज की बात नहीं कर रहा, वो कर रहा है इस आर में, इस रोटर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना बेटा, प्रेरित वोल्टेज, ईएमएफ की कई वोल्टेज होती है, ठीक है ना। तो प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है ना बेटा, उसका मान 0 होने के कारण मोटर 5 से 7 गुना धारा लेती है। इस अधिक मान की करंट को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? स्टार्टर का। अभी आएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है यार, क्या पढ़ाया है अभी तो? मसाला कुछ भी नहीं दिया, मसाला तो बहुत है बेटा। बोलो बिल्कुल क्लियर हो गया ना? तो इस अधिक मान की धारा को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? सर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ओहो, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया, बहुत बार बेटा, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं किसकी मान को कंट्रोल करने के लिए? प्रारंभिक मान की धारा को कंट्रोल करने के लिए। रुको 1 मिनट, इसको नीचे ले देता हूं मैं। क्लियर हो गया बेटा? प्लीज अपने दोस्तों को जरूर बताएं यार। देखिए बेटा, बता दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बेटा। अधिक मान की धारा को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? स्टार्टर का। ये तो दुनिया ही जानती है, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों करते हैं और ये धारा क्यों लेती है। अधिक मान की धारा का नियंत्रण किससे करते हैं बेटा? स्टार्टर से। स्टार्टर को आगे खोलेंगे बेटा, अभी यहाँ क्या काम बोलो क्लियर? 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैंने बताया ना टॉर्क निम्न क्यों होता है, और डीसी मोटर में टॉर्क उच्च क्यों होता है। मैंने शुरू में भी बताया ना कि डीसी मोटर में तो स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर
दोनों को सप्लाई दी जाती है, जबकि इसमें केवल किसको दी जाती है? स्टेटर को। समझ में आया ना? क्लियर हो या ना? चले बेटा आगे आए। सुनिए, देखो बेटा सुनिए, बताए राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 3 फेज सप्लाई प्रदान करने पर कैसा चुंबकीय फ्लक्स बनता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक। बताया ना क्यों बनता है बेटा? रोटेटिंग मैग्नेटिक क्यों बना? क्योंकि सर इसमें बाइंडिंग 120 डिग्री के कोण पर होती है। 120 डिग्री के कोण पर होने के कारण बाइंडिंग 120 डिग्री के कोण पर होने के कारण कैसा चुंबकीय फ्लक्स बनेगा? बताएं सर। रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा? अरे समझ में आया कि नहीं? अभी बताया ना मैंने। बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स कैसा बनेगा सर? रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। इसके बाद यदि 3 फेज प्रेम मोटर को 2 फेज सप्लाई प्रदान करने पर घूर्णमान चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। ये भी है ये क्वेश्चन बेटा ऐसे नहीं है 3 फेज मोटर 2 फेज पे प्रारंभ नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आया था पावर ग्रिड के पेपर में, यदि 3 फेज मोटर को 2 फेज सप्लाई दोगे तो कैसा चुंबकीय फ्लक्स बनता है? चुंबकीय फ्लक्स बनेगा घूमने वाला। क्यों? क्योंकि 2 फेज की बाइंडिंग भी 90 डिग्री के कोण पर होगी ना बेटा, तो घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स ही तो बनेगा। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, कहीं ये नहीं समझ ले कि 3 फेज मोटर को 2 फेज सप्लाई दोगे तो कैसे क्या होगा। ये तरीका ऐसा नहीं समझे, अब गलत वे में मुझे नहीं ले। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन कैसा आया था कि पावर ग्रिड के पेपर में क्वेश्चन ये था कि बताओ 3 फेज मोटर को 2 फेज सप्लाई प्रदान करने पर कैसा चुंबकीय फ्लक्स बनता है? रोटेटिंग ही बनेगा ना बेटा। क्यों रोटेटिंग बनता है बताओ? क्योंकि सर इसमें बाइंडिंग कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर। अब 90 डिग्री पर होगी तो सच बताना घूमने वाला चुंबक फ्लक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? अगला सॉरी एक मिनट पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा भिन्न आया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? समझ में आए ना आपके? तो जब मोटर के फेजों को हम 2 फेज में 3 फेज में विभक्त कर देते हैं, इसे बोला जाता है बेटा फेरासिस का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसे? फेरासिस का सिद्धांत। बहुत बार पेपर में आता है कि बताओ 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेजों को विभक्त किसके सिद्धांत के अनुसार करते हैं? फेरासिस के सिद्धांत के अनुसार। बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा? किसका सिद्धांत होगा? फेरासिस का सिद्धांत होगा। इसके बाद बताओ मोटर के स्टेटर पर 120 डिग्री के कोण पर होने के कारण 2 पोलों के मध्य स्टोर सप्लाई संयोजित किया जा सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा? इसका मतलब बेटा बताओ स्टेटर पे मोटर पे स्टेटर पे कितनी बाइंडिंग होती है? 120 डिग्री के कोण पर होने के कारण 2 पोलों के स्टेटर में 3 पे सप्लाई से संयोजित किया जा सकता है। यानी कि स्टेटर को कितनी स्टेटर को जो सप्लाई करते हैं बेटा वो कितने फेजों पर करते हैं बेटा? गलत प्रिंट हो गए। ठीक है, तो स्टेटर को 3 पे सप्लाई से संयोजित किया जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं? अगला 3 फेज इंडक्शन मोटर की सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होती है। यह ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी शॉर्ट के भांति होती है। वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये क्वेश्चन यूं की यूं ही खाया है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम देखो तुम राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में JBNL 19 के पेपर में देखना बेटा। तुम 18 में भर्ती निकली थी, 19 में जो पेपर हुआ ना उसमें देखना कि 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत संरचना कैसी होती है? रोटर शॉर्ट सर्किट होता है बेटा, रोटर को शॉर्ट करना जरूरी है। चलें आगे चलिए बोलिए। देखो बेटा सुनो, ये यही नहीं है ये बेटा ये रही है, देखो पढ़ाने के तरीके, लड़का कैसे कंफ्यूज होता है। सुनिए, ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में नहीं आया हुआ हो इनमें से। आप देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, और पढ़ाने का तरीका यही है, पहले थ्योरी के बाद में अगर ऑप्शन में कोई डाउट होगा आपको क्या करना है एग्जाम में वो क्लास में ही बताता हूं मैं। कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल नोट्स अच्छे से पढ़ जाओ बेटा, फिर ऑटोमेटिक वो हल हो जाएंगे। जब तुम्हारा यहाँ बेस क्लियर होगा तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएंगे अपने आप ही। मजा तो उसी में ही है। बताएं 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? फराडे का सिद्धांत,
लेंज का सिद्धांत, जूल का सिद्धांत, अन्योन प्रेरण का सिद्धांत। सेम टू सेम क्वेश्चन बेटा ऑप्शन। बताओ किसका आएगा? ये किसका आएगा? ये आएगा फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। क्लियर हो गया? समझ में आया? ये ऑप्शन में तो सब सही कर देंगे, लेकिन अगर ऑप्शन घूम गया बेटा और ऑप्शन में ये आ गया फैराडे का सिद्धांत, लेंज का सिद्धांत, घूर्णमान चुंबकीय फ्लक्स का सिद्धांत, ओम का सिद्धांत, इसमें क्या होगा? आप देखो बेटा, एग्जाम क्या होती है? एग्जाम यही होती है कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देना। स्टूडेंट केवल यही देखता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किस किस सिद्धांत पर कार्य करती है। केवल ये देखकर वो आंसर किसको लगाया था, ऑप्शन को नीचे नहीं पड़ेगा, वो एक ही बात बनती है, फैराडे का सिद्धांत, फैराडे का सिद्धांत, फैराडे का सिद्धांत। बेटा फैराडे एक वैज्ञानिक था, उस फैराडे ने 2 नियम बनाए थे। एक तो बनाए थे चुंबकीय प्रेरण के, एक तो क्या बनाए थे? चुंबकीय प्रेरण के नियम बनाए थे बेटा। चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम होते हैं ना, और एक फैराडे ने एक नियम और बनाया था बेटा। वो नियम क्या बनाया था? सुनो, वो बनाया था अपघटन के, इलेक्ट्रोलिसिस, अपघटन। अपघटन के नियम भी इसी ने बनाए थे। बैटरी में बनाए थे ना बेटा। बैटरी में एक पदार्थ का 2 भागों में टूटने की क्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस अर्थात अपघटन की क्रिया कहते हैं। तो अपघटन का नियम है ये, फैराडे के अपघटन के नियम, ये बैटरी में प्रयोग होते हैं। और जो चुंबकीय प्रेरण के नियम होते हैं ना, ये वाले, ये घूमने वाली मशीनों में प्रयोग होते हैं। बात तो सही है, ये घूमने वाली मशीनों में प्रयोग होते हैं। और अपघटन का नियम, एक पदार्थ का 2 भागों में टूटने की क्रिया को अपघटन का नियम कहते हैं। बात तो सही है। तो ये बैटरी में। तो एक बात बताइए, यहां तो मुझे क्लियर हो रहा है, यहां समझिए बेटा क्वेश्चन की बिल्कुल गहराई में चलिए, डीपली, कि फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, लेंज का सिद्धांत, जूल का सिद्धांत, अन्योन प्रेरण का सिद्धांत। अन्योन प्रेरण भी है, तो बताओ क्या करोगे? बेस्ट आंसर इज मोस्ट, फैराडे का सिद्धांत। यहां पर देखो फैराडे भी दे रखा है और घूर्णमान चुंबकीय फ्लक्स का सिद्धांत भी। स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स बनता है। तो सच बताइए, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स, यहां क्या पता फैराडे अपघटन का भी तो हो सकता है, यहां क्या पता फैराडे अपघटन का भी तो हो सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसलिए जो बेटर आंसर होगा ना बेटा, ये आंसर होगा सी। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा? बताइए। ये मेहनत मैं खुद कर रहा हूं बेटा, आपको कुछ नहीं करना, पढ़ना है। अब बताइए, इसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं जल्दीबाजी में। अन्योन प्रेरण का सिद्धांत, जूल का सिद्धांत, लेंज का सिद्धांत, किरचॉफ का सिद्धांत। 3 ऑप्शन आएंगे, कह तो ये टाइप का तो ये करना है, ये टाइप का तो ये करना है। अगर ये आगे तो लड़के सोचते हैं गुरुजी पेपर बहुत हार्ड आए हो, गुरुजी पार मुश्किल पड़ेगी, गुरुजी पेपर सिलेबस बाहर ही आए हो, गुरुजी पेपर तो डिप्लोमा बीटेक लेवल को आ गए हो। कहां बीटेक डिप्लोमा बेटा? ये इतना सा क्वेश्चन बीटेक वालों को हो गया? वाह वाह। हाँ, गुरुजी फैराडे तो मिलो ही नहीं। अरे गुरुजी खूब पढ़ के गया, फैराडे तो मिलो ही नहीं। तो आपका बेस कंसेप्ट क्लियर तो मिला होगा, आपने मोटर तो पढ़ी होगी ना? सच बताइए, 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के समान होता है। इट इज क्लियर, ट्रांसफार्मर के समान होता है। मैं कोई भगवान नहीं हूं बेटा, सबके सब क्वेश्चन पुरानी पेपरों में आ गए। समझ में आया? तो सच बताइए किसका सिद्धांत होगा ये? अन्योन प्रेरण का सिद्धांत होगा बेटा, अन्योन प्रेरण का सिद्धांत होगा, अगर फैराडे ऑप्शन में नहीं है तो। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्योंकि पूरी वर्किंग मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, सेम टू सेम ट्रांसफार्मर के समान थी। अन्योन प्रेरण का सिद्धांत भी तो यही होता है, क्या कि 2 कुंडलियों को पास पास रखो, ये रख दी, इसमें मीटर लगा दो और इसमें आप लोग सप्लाई दे दो। यहां जैसे ही सप्लाई देते हैं तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, ये चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से टकराएगा तो ये भी चुंबक बनेगी ना। यहां भी तुम मोटर में काई कर रहा हो, देखो यहां भी स्टेटर पे सप्लाई दे रहे हो, यहां इस कुंडली पे सप्लाई दे रहे हो,
स्टेटर बाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है, या कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है, ये रोटर से टकरा रहा है, ये सेकेंडरी से टकरा रहा है। तो बताओ अन्योन प्रेरण की तरह है कि नहीं है ये नियम? इसलिए बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत। बताइए एक क्वेश्चन कितनी तरीके से घूम सकता है? 3 तरीके से। तोड़ दिया। घूमने तो कहां से घूमेगा ये? आगे इसके बाद बोलो बेटा, इसे कहते हैं पढ़ाने का बिल्कुल क्रैक करने का तरीका। देखिए बेटा, सुनिए, बस क्लास अच्छी लग रही हो, पूरी क्लास को देखिए बेटा, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। अगर आपने आज पूरी क्लास ले ली ना, तो अपने दोस्तों को जरूर भेजें एक बार, कि एक बार इस लकेरा सर को तो देख लो भाई। बिल्कुल क्लियर हो गया ना? ठीक है, आइए बोलिए, 3 पेज इंडक्शन मोटर को कौन सी मोटर कहते हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। स्वचालित, अस्वचालित, दोनों इनमें से कोई नहीं। स्वचालित। बेटा क्यों? इसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा सर सेल्फ स्टार्ट, स्वचालित। लेकिन अब यहां पर देखिए, ये ऑप्शन आए तो ये एक ऑप्शन और मिलेगा तुम्हें एग्जाम के अंदर, या तुमने ये टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। स्वचालित, अस्वचालित, निम्न टॉर्क के साथ स्वचालित, उच्च टॉर्क के साथ स्वचालित। बात तो सही है। तो एक बात बताइए बेटा, आपको बताया मैंने 3 पेज इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क का मान टॉर्क जो उत्पन्न होता है वो निम्न होता है ना? बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? तो आंसर क्या आएगा बेटा? निम्न टॉर्क के साथ स्वचालित। बेटर आंसर। टेक्निकल में बेटा बेटर आंसर ढूंढना पड़ता है। लड़के क्या करेंगे जल्दीबाजी में स्वचालित कर आएंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को रटा है, उन्होंने क्वेश्चन को समझा नहीं है कि कैसे हमें क्या करना है। आंसर क्या आएगा बेटा? बताइए आंसर क्या आएगा? निम्न टॉर्क के साथ स्वचालित। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन पे, बोलिए, आइए बताओ, बोलो। इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लगाइए कि बताओ 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर प्रारंभिक टॉर्क का मान क्या होता है? प्रारंभिक टॉर्क का मान क्या होता है? मुझे पता है बेटा। देखिए आप लोग क्या करने जाओगे, हम लोग करेंगे बेटा प्रारंभिक टॉर्क का मान। सर ने बताया था निम्न, आप निम्न ठोक के आ जाओगे वहां। गलत, आपका आंसर गलत है बेटा। आप क्वेश्चन की गहराई में जाइए, क्वेश्चन की आप डीपली में जाइए। बताइए एक बात बताओ बेटा, जब इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क यानी कि प्रारंभिक अवस्था में टॉर्क का मान क्या हुआ, तो प्रारंभिक टॉर्क कहां उत्पन्न हुआ ना? हाँ, नहीं, प्रारंभिक टॉर्क कैसे उत्पन्न हो गया आप बताइए मुझे। क्लियर हो गया? देखिए बेटा सुनिए, बताता हूं, इसको भी बताता हूं मैं। मेरे पास में आपको मैंने बताया कि मैं क्वेश्चन को रटाता नहीं हूं, स्टूडेंट को 1% भी रटाने का काम नहीं। तोड़ दो क्वेश्चन को, ताकि लड़का एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। तोड़िए क्वेश्चन को। देखिए बेटा, बोलिए, आप देखिएगा बेटा, सुनिए। हाँ जी, ये ये मोटर का बेस है। ये मोटर की कौन सी बाइंडिंग है? सर स्टेटर बाइंडिंग है। ये मोटर की स्टेटर बाइंडिंग है। क्लियर हो गया? बताओ स्टेटर बाइंडिंग पे कौन सी सप्लाई देते हैं? 3 पेज सप्लाई देते हैं। 3 पेज सप्लाई कितने डिग्री कोण पर होती है? 120 कोण पर। 120 डिग्री के कोण पर होगी, तो कौन सा चुंबकीय फ्लक्स होगा? सर सिंक, ये चुंबकीय फ्लक्स होगा घूमने वाला। घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स की गति को कौन सी गति? सिंक्रोनस गति। स्टेटर बाइंडिंग के घूमने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गति को कौन सी गति? सर सिंक्रोनस गति। क्लियर है? इसके बाद देखिए स्टार्टिंग में फिर ये रोटर से टकराएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स बेटा रोटर से टकराएगा, फिर रोटर पे टॉर्क उत्पन्न होगा। तो ये तो प्रारंभ कह रहा है, प्रारंभिक अवस्था में टॉर्क का मान क्या होता है? तो प्रारंभिक अवस्था में टॉर्क का मान तो 0 हुआ। प्रारंभिक टॉर्क थोड़ी उत्पन्न होता है, टॉर्क तो बाद में उत्पन्न हुआ है। हाँ, बाद में लगा बेटा। सबसे पहले स्टेटर बाइंडिंग को सप्लाई दी, स्टेटर बाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स बना, ये चुंबकीय फ्लक्स रोटर से टकराया,
तो फिर जाकर रोटर घूमा, बाद में तो रोटर घुमा है बेटा, इस रोटर पर बाद में तो घूमने वाला टॉर्क लगा है, बल। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन उठते हैं पेपर में। लड़का क्या दे रहा है, लड़कों का बेस क्लियर नहीं, तो बताइए, बोलिए, आज बताइए आप लोग, इंडक्शन मोटर की प्रारंभिक अवस्था में टॉर्क का मान कितना होता है? 0। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बोलिए। 3 पेज इंडक्शन मोटर का रोटर किस ओर घूमता है? तो रोटर तो हमेशा बेटा घड़ी की दिशा में सीधी तो घूमेगी बेटा मोटर। तो स्टेटर का चुंबकीय प्लस कैसे चलता है? 12 1 2, तो घड़ी की दिशा में तो चलेगा बेटा, मोटर तो सीधी घूमनी है। तो बताओ 3 पेज इंडक्शन मोटर का रोटर किस ओर घूमता है? स्टेटर वाइंडिंग के स्टेटर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स, स्टेटर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में, बोलो क्लियर, की दिशा में। ठीक है, यह आ जाएगा घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त। घड़ी घड़ी को क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त। घड़ी की दिशा में बोल दे या दक्षिणावर्त बोल दे बेटा? दक्षिणावर्त। बोलो, इधर ही तो घूमेगा स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स बेटा, ऐसी तो बाइंडिंग करते हैं स्टेटर की ताकि रोटर सीधी दिशा में घूमे। बोलो क्लियर है कि नहीं? एक बात और सुनो भाई तुम लोग, सुनिए बेटा, यदि टॉर्क कब उत्पन्न हुआ? बाद में। अगर शुरू शुरू में टॉर्क उत्पन्न हो जाता, इसमें टॉर्क शुरू शुरू में उत्पन्न होगा ही नहीं बेटा, बाद में उत्पन्न होगा। अगर शुरू शुरू में दोनों पे बराबर की टॉर्क उत्पन्न हो जाता, बराबर की गति हो जाती, तो इसे सिंक्रोनस गति कहते हैं फिर तो। बाद में टॉर्क उत्पन्न हुआ, बाद में घूमी मोटर, ये रोटर बाद में घूमा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपसे पूछेगा, बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए, 3 पेज जो इंडक्शन मोटर होती है ना, 3 पेज इंडक्शन मोटर का रोटर सिंक्रोनस गति पे क्यों नहीं चलता? सिंक्रोनस गति पे क्यों नहीं चलता? रीजन क्या है? सिंक्रोनस गति का मतलब होता है बेटा, ये स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स की गति के बराबर क्यों नहीं चला? क्योंकि गुरुजी बाद में घूमा है, बाद में घूमा, अर्थात इस पर प्रारंभिक टॉर्क का मान 0 है, बाद में बल लग रहा है घूमने वाला। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन होगा कि बताओ 3 पेज इंडक्शन मोटर का रोटर सिंक्रोनस गति पे क्यों नहीं घूम रहा? सिंक्रोनस गति पे क्यों नहीं घूमा? ए, अब तुम यार ऑप्शन चेंज होंगे, आप रट रहे हो। ए, प्रारंभिक अवस्था में टॉर्क का मान बहुत अधिक होने के कारण, प्रारंभिक अवस्था में टॉर्क का मान 0 होने के कारण, रोटर वजन में हल्का होने के कारण, रोटर को प्रारंभिक अवस्था में ईएमएफ देने के कारण। अब यार एक बात बताओ, अगर तुम लोगों का बेटा बेस क्लियर है ना, तो आप आराम से बेटा आंसर दे सकते हो। जब आप पढ़ के बैठे हो इन चीजों को, डीपली गए हो, तो क्वेश्चन का ऑप्शन कितने प्रकार से फिर जा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मशीनों में बेटा क्वेश्चन ऑप्शन चेंज होते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? आगे आइए, बोलिए, देखो बेटा, हाँ बताइए। ऑप्शन ए, बोलिए ए, निम्न मान, बिल्कुल निम्न, बी शून्य, सी और डी अधिकतम। ये अधिकतम है बेटा। ठीक है, बताइए, 3 पेज इंडक्शन मोटर में उत्पन्न टॉर्क का मान कितना होता है? क्या उत्पन्न टॉर्क का मान? लड़के यहां पे तो कंफ्यूज होते हैं, यहां तो लड़कों ने टॉर्क का मान 0 कर रखा है, याद कर लिया। यहां तो आपने बेटा टॉर्क का मान 0 कर लिया, याद कर लिया। लेकिन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को आप बेटा अच्छे से पढ़िए। आपको पता है प्रारंभिक अवस्था में टॉर्क का मान तो 0 होता है, लेकिन बाद में जो उत्पन्न हुआ टॉर्क वो तो निम्न होगा। बाद में जो टॉर्क उत्पन्न हुआ है वो तो निम्न तो उत्पन्न हुआ है। लड़के क्या करेंगे? लड़के 0 करके आ जाते हैं उसको। क्यों बेटा? रीजन क्या था? आपका बेस क्लियर नहीं। 3 पेज इंडक्शन मोटर में उत्पन्न टॉर्क पूछ रहा है और आप केवल ये क्वेश्चन पढ़ते हो। आपको बेटा जल्दीबाजी में पेपर को सॉल्व नहीं करना।
अच्छे से पढ़ना है। तो बताओ 3 पेज इंडक्शन मोटर में उत्पन्न टॉर्क का मान कितना होता है? उत्पन्न हो गया बेटा, क्वेश्चन क्यों पकड़िए। तो बताइए उत्पन्न टॉर्क का मान कितना होता है? तो उत्पन्न टॉर्क का मान तो निम्न रहेगा ना। बोलिए, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आइए फिर क्वेश्चन अगला। अगला बोलिए, 3 पेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति के बराबर क्यों नहीं चलती? ये बोल रहा है 3 पेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है ना, ये सिंक्रोनस गति पे क्यों नहीं चलता? अभी बताया मैंने, अभी बताया बेटा। यानी कि बेटा ये इसकी गति, रोटर की गति इसके बराबर क्यों नहीं होती? क्योंकि गुरुजी रोटर बाद में घूम रहे हो, रोटर पे बाद में घूमने वालों बल लग रहे हो। शुरू शुरू में तो टॉर्क मान 0 है, कोई बल ही नहीं लग रहे हो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए, ये तो स्टार्टिंग है बेटा, बताइए। तो बताइए क्यों नहीं होती है, क्यों सिंक्रोनस गति पे नहीं चलती? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 पेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस गति पे क्यों नहीं चलती? रीजन क्या है? अर्थात रोटर की गति स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स की बराबर गति पे क्यों नहीं है? प्रारंभिक टॉर्क 0, प्रारंभिक टॉर्क का मान 0 होता है। ऑप्शन में आएगा प्रारंभिक टॉर्क का मान अनंत, प्रारंभिक टॉर्क का मान 0 ऐसे आएगा। तो बताइए आंसर क्या आएगा? सर आंसर ठोक दो। प्रारंभिक टॉर्क का मान 0 होने के कारण, प्रारंभिक टॉर्क का मान 0 होने के कारण, प्रारंभिक टॉर्क का मान बेटा 0 होने के कारण। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया? अगला, 3 पेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में कितने विद्युत कोण पर बाइंडिंग होती है? 120 डिग्री के कोण पर। बताओ पेपर में क्वेश्चन आया कि नहीं आया? लेकिन बेटा इस प्रकार के क्वेश्चनों को हर स्टूडेंट करता है। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ कर जाओगे मैदान में लड़ने के लिए, अगर यार 20,000 लड़के बैठेंगे तो 20 की 20 ही करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ये कंपटीशन में आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों में डिफरेंट आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आए कि नहीं आए बेटा? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए, बताइए 3 पेज प्रेरण मोटर के रोटर को सिंक्रोनस गति पे घुमाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करते हैं बेटा? इधर देखिए, ये यूं कह रहा है कि इसके रोटर की गति इसके बराबर करने पर, इसके रोटर की गति इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसके रोटर की गति इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे बेटा? तो ध्यान रखना, मैं रोटर पर भी अलग से सप्लाई दूंगा, मैं रोटर पर अलग से ईएमएफ इंड्यूस करूंगा, ईएमएफ अलग से सप्लाई दूंगा। तो ऐसा होगा जैसे हम सिंक्रोनस मोटर में करते हैं। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, रोटर पे भी अलग से सप्लाई देते हैं डीसी। ध्यान रखना, रोटर पे भी अलग से सप्लाई देते हैं एक साथ ही। जैसे कि बेटा सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है पता है, इसके रोटर पे अलग से सप्लाई देते हैं, रोटर पे भी सप्लाई देते हैं और स्टेटर पे भी सप्लाई देते हैं। किसमें? सिंक्रोनस मोटर में बेटा, जब दोनों की गति बराबर रहती है। इसलिए अपन क्या करेंगे, अगर इस मोटर को अगर इस मोटर को के रोटर को सिंक्रोनस गति पे चलाना है तो क्या करना है, हम रोटर पे भी सप्लाई अलग से दे देंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा बेटा, रोटर पर ईएमएफ इंजेक्ट करके, रोटर पर ईएमएफ इंजेक्ट करके देखना, कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा। इंजेक्ट करके, ईएमएफ की इकाई बेटा वोल्टेज होती है ना, तो रोटर पे भी सप्लाई दे दो, तो स्टेटर बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स और रोटर का बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स दोनों की गति बराबर रहेगी फिर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? अगला, अगला बोलिए। हाँ बेटा सुनिए कोई दिक्कत आई है कि यहां तक? ये आपका कार्य सिद्धांत वर्किंग हो गई, और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कार्य सिद्धांत के कैसे कैसे क्वेश्चन आए मैंने आपको लिखा दिया। बिल्कुल, ये पहला पॉइंट, पहले पॉइंट के जिस जिस लेवल से क्वेश्चन बनेंगे बेटा मैंने लिखा दिया। एक और बनेगा, उसको मैं भूल ही गया बेटा, उसको और बता देता हूं, क्योंकि उस पर भी लड़के बहुत गलती करेंगे मुझे पता है। रुकिए यही बताऊंगा, मैं इसको यहीं तोड़ देता हूं, यहां लिख देता हूं। यहां लड़के गलती करेंगे जो इसको मैं एक और लिख दूंगा क्वेश्चन यहां। ठीक है, तो बताओ इसमें मैंने रीजन बता ही दिया इसको आपने क्यों लिया है।
इसमें आपने सी क्यों लिया, फराडे क्यों नहीं लिया, ये मैंने बता ही दिया बेटा। ठीक है, अब यहां देखिए, सुनो, अब लड़के से क्वेश्चन क्या पूछेगा, सुनिए। एक अगला, 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर, 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर स्टेटर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में क्यों घूमता है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में कौन से नियम से घूमता है, कौन से नियम से घूमता है, कौन से नियम से घूमता है। ठीक है बेटा, कौन से नियम से घूमता है, किस कौन से नियम के कारण घूमता है ये बोल रहा है। किसके कारण रोटर घूमा है, ए फराडे का चुंबकीय प्रेरण, फराडे का चुंबकीय प्रेरण। काफी स्टूडेंट जिनका बेस क्लियर नहीं होता बेटा, वो लड़के पहले ऑप्शन में चले जाते हैं, चुंबकीय प्रेरण ये पहले ऑप्शन में जाएगा बेटा। कौन से नियम से घुमा रोटर बेटा, बी लेंज का नियम, लेंज नियम। सी जूल नियम, सी क्या आएगा बेटा, जूल नियम। और डी आएगा बेटा, डी क्या आएगा बोलो, डी आएगा सर ओम का नियम। अरे डी क्या आएगा बेटा, ओम का नियम। अब बताओ, एक बात बताओ, रोटर, रोटर कौन से नियम से उसी दिशा में घूमा है, तो बेटा रोटर किसके कारण उत्पन्न हुआ है बताइए, स्टेटर बाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स बेटा जब रोटर से टकराता है तो रोटर बाइंडिंग में भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। जब एक दूसरे का विरोध करते हैं बेटा तो ही तो रोटर घूमेगा, और एक दूसरे का विरोध करते हैं तो ही तो रोटर घूमेगा। और उसे कौन सा नियम कहते हैं, लेंज का नियम। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या क्वेश्चन तुम्हें मैंने रटाया है, बताएं आप लोग बेटा। आंसर क्या आएगा, लेंज का नियम। अब बताओ, देखो बेटा क्वेश्चन कितनी तरीके से सज के आ गया पेपर में, और देख लेना, चाहे बाहर हो तो बता देना, बाहर हो तो बता देना इस टाइप से। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना। तो आपसे पूछ रहा है रोटर कौन से नियम से उसी दिशा में घूमेगा, कौन से नियम से, लेंज के नियम से। बेटा जब स्टेटर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स रोटर से टकराएगा तो रोटर में भी चुंबक बनेगा, जब दोनों का चुंबक आपस में रिएक्शन करेगा तो टॉर्क तो लगेगा ही ना। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आए कि नहीं आया। तो बेटा देखो, ये मेरी पहली क्लास थी कार्य सिद्धांत की। इसके बाद आता है बेटा, ध्यान रखना, पार्ट्स। क्या आता है बेटा, पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सुनिए, आप एक चीज देखिए बेटा, पार्ट्स, पार्ट्स के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन लगा रखे हैं सारे के सारे कार्य। ये देखिए बेटा, आप लोग पूरा सिस्टम लगा रखा है, क्वेश्चन कैसे कैसे बन के आए पूरा की पूरे। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन लगा रखे हैं पूरे के पूरे। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। और ध्यान रखना, यदि क्लियर बेस करना चाहते हो, एक एक पॉइंट समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर लिखें बेटा, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इससे भी खतरनाक क्लास ऐप में पेड कोर्स में चल रही है। प्ले स्टोर पर जाकर लकेरा टेक्निकल चैनल को जरूर ओपन करें, तैयारी के लिए जरूर आप लोग एक बार पधारें। मशीन क्लियर हो गया, पूरा बेस कंसेप्ट क्लियर, पूरा कोर्स उपलब्ध। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।